अब आगे। पर बोलता कुछ भी नहीं है। सिया बोली, कुछ गलत मत समझना, तुम बीमार हो सिर्फ इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ। क्योंकि हम एक ही में पढ़ते हैं। और मैं ऐसे किसी को अपने आंखों के सामने नहीं छोड़ सकती हूँ। अखंड कुछ नहीं बोलता है। सिया उसके हाथ को पकड़ाकर उसे अपनी कार तक ले जाती है और अपनी कार में बैठा देती है और ड्राइवर को बोली, अंकल आप इनको हॉस्पिटल ले जाए और इलाज भी अच्छे से करा दीजिएगा। ड्राइवर, पर बेटा तुम घर कैसे जाओगी? सिया, मैं बस या टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। आप पहले इनको ले जाए। ड्राइवर, पर सर ने आपको अकेले छोड़ने से मना किया था। सिया हल्का सा मुस्कुराकर, आप परेशान मत हो, मैं सर से बात कर लूंगी, आप जाए। ड्राइवर अब ज्यादा कुछ नहीं बोलता है और अखंड को लेकर वहां से चला जाता है। अखंड सिया को गौर से देखता है और जैसे जैसे गाड़ी दूर जा रही थी, अखंड के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। सिया वहां से टैक्सी लेकर घर के लिए निकाल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग औरत दिखती है जो हेल्प के लिए लोगों को रुका रही थी, पर कोई भी नहीं रुकता है बल्कि उसे इग्नोर कर जा रहा था। उस बूढ़ी औरत को देख सिया गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। तभी टैक्सी ड्राइवर बोला, मैम आप ऐसे ही गाड़ी मत रुकवाए, कहीं ये औरत कोई फ्रॉड ना हो। ऐसी बहुत सी औरत होती है जो मदद के नाम पर लोगों को रुकवाती है और फिर उन्हें ही लूट कर चली जाती है। टैक्सी ड्राइवर की बात सुन सिया गौर से उसे बूढ़ी औरत को दिखाती है। उसके आंखों में आंसू थे, जिनको देख सिया बोली, आप गाड़ी को साइड में रोकिए। सिया की बातों को मानते हुए टैक्सी ड्राइवर साइड में टैक्सी को रोक देता है। सिया टैक्सी से उतरकर उसे औरत के पास जाती है और बोली, आप इतना रो क्यों रही हैं, आपको क्या मदद चाहिए? वह बूढ़ी औरत सिया का हाथ पकड़ लेती है और बोली, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसे दर्द हो रहा है और मेरा बेटा भी यहाँ नहीं है, उसे अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। औरत की बात सुन सिया बोली, कहाँ है आपकी बहू? औरत बस अड्डे में बैठी एक 24 साल की लड़की जो दर्द से कराह रही थी, उसकी तरफ उंगली करती है और बोली, वहां है। उस लड़की को देख सिया दौड़ते हुए उससे लड़की के पास जाती है और बोली, चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। हॉस्पिटल जाने में उसे लड़की को इतना दर्द था कि उसके हिम्मत ही नहीं थी कि वो खड़ी भी हो जाए। सिया और बूढ़ी औरत उस लड़की के एक एक हाथ से पड़ती है और धीरे धीरे कर टैक्सी के पास ले आते हैं और टैक्सी के अंदर बैठा देती है और वो दोनों भी बैठ जाती है। सिया बोली, जल्दी हॉस्पिटल चलिए, पास वाले किसी में भी ड्राइवर अपनी टैक्सी स्टॉप कर वहां से निकल जाए। करीब 20 मिनट बाद टैक्सी एक हॉस्पिटल के सामने रुकती है। सिया अंदर जाती है और नर्स की एक टीम को लेकर आती है। अब सभी मिलकर उस लड़की को अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर उसे लड़की को चेक करता है और बोला, हमें इनकी डिलीवरी अभी करनी होगी, वरना माँ और बच्चों दोनों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सब सुन बूढ़ी औरत परेशान हो जाती है। वही सिया बोली, मांझी आप इतना सोच क्यों रही हैं, जल्दी डिसीजन लीजिए। बूढ़ी औरत बोली, पर मेरा बेटा यहाँ नहीं है, मैं कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकती हूँ? सिया बोली, पर आप तो हैं, आप उनकी माँ है, आप ही यह डिसीजन ले सकती हैं। तभी डॉक्टर बोल, जल्दी बताए क्या करना है। बूढ़ी औरत एक नजर अपनी बहू को देखते हैं जो दर्द से तड़प रही थी। उसे देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो गहरी सांस लेती है और बोली, ठीक है आप ऑपरेशन शुरू करिए। करीब 1 घंटे बाद बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन सिया और वह बूढ़ी औरत मुस्कुरा देती हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और बोली, मुबारक हो, आपको पोता हुआ है। बूढ़ी औरत घबराती हुई बोली, मेरी बहू कैसी है? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, वो भी ठीक है, बस उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा होश में आने में। डॉक्टर की बातों को सुन बूढ़ी औरत सुकून की सांस लेती है और सिया को देखते हुए बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आज तुम एक भगवान की तरह हमारी लाइफ में आए हो। सिया बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे वहां आना ही था आपकी हेल्प करने के लिए, और वैसे भी ये सब करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इतना बोल मुस्कुरा देती है बूढ़ी औरत सिया के माथे पर हाथ रखते हुए बोली, बहुत जल्दी तुम्हारे घर भी एक किलकारी गुजे, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। उसे औरत के आशीर्वाद को सुन सिया मुस्कुरा देती है और कुछ भी नहीं बोलती है। सिया बोली, अब मुझे चलना होगा, मैं आपसे किसी और दिन आकर मिलूंगी। वह औरत सिया को रुकने के लिए बोलती है, पर सिया मना कर देती है। उसे काफी टाइम हो चुका था, इसलिए वो अब नहीं रुकना चाहती थी और वहां से घर के लिए निकाल जाती है। सिया बहुत खुश थी, वो वहां रुककर उसे बच्चे को देखना चाहती थी, पर उसे घर आना भी जरूरी था, इसलिए वो नहीं रुकती है। सिया घर पहुंचती है और सीधा अपने रूम जाती है और अपने कपड़े चेंज कर वही थोड़ी देर के लिए बेड पर लेट जाती है, जिसमें अखंड और सिया की फोटो थी। सिया उसके हाथ को पकड़े हुए थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ये सब देख सिया को जोर का झटका लगता है।
सिया मोबाइल को अपने हाथ में लेते हुए गौर से फोटो को देखने लगती है। ऐसी कई फोटो थी जिससे अलग अलग एंगल से लिया गया था, जो दिखने में ऐसे लग रही थी जैसे दो प्यार करने वाले एक साथ कुछ प्यार भरे पल फोटो में कैद कर रहे हैं। फोटो दिखने में कुछ अलग ही लग रही थी, जिसे देख हर किसी को गलतफहमी होनी जायज सी बात है। सिया एक बार फोटो देखती फिर कुशाग्र को देखती है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगाते हैं। सिया बड़े गौर से फोटो को देख रही थी। कुशाग्र गुस्से में मुट्ठी को बंद कर लेता है और खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, अब बताओगी ये सब क्या है? सिया बेसुध सी फोटो देख रही थी। उसे कुशाग्र की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी कुशाग्र तेज आवाज में बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूं। कुशाग्र की तेज आवाज सुन सिया घबरा जाती है और उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। और वो घबराई हुई नजरों से कुशाग्र को देखती है और ना में सर हिलाते हुए अपने कांपने होठों से बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे नहीं पता ये सब क्या है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र गुस्से से सिया को घूरता है। सिया अपनी नजरें उठाकर कुशाग्र को देखती है और बोली, आप भी हर बार ऐसे गुस्सा करने से सही नहीं हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ सब कुछ, पर आपके गुस्से को देख मुझे आपसे डर लग रहा है। सिया की ऐसी बातों को सुन कुशाग्र अपनी उंगलियों से सिया के चेहरे को पकड़ लेता है और जोर से दावते हुए अपने दांतों को पीसते हुए बोला, आजकल तुम मेरे समाने बहुत बोलती हो। जब बोलने को बोलता हूं तो चुप हो जाती है और बकवास कराते बनता है। सिया दर्द से तड़पते हुए कुशाग्र को देख रही थी। सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दर्द दोनों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। सिया दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी उसके आंसू की कुछ बूंदें कुशाग्र की उंगलियों पर गिर जाती है। सिया के आंसू को अपने उंगलियों में महसूस कर कुशाग्र के मुंह को छोड़ देता है। सिया अपने सीने में हाथ रख तेज तेज सांसें लेने लगती है। कुशाग्र दूसरे साइड मुड़ जाता है और सोफे में लात मारते हुए बोला, तुमको मुझे डर लगता है तो तुमको मुझसे डरना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक हैवान हूं। तब तक मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे फिर सिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना बोल कुशाग्र वहां से चला जाता है। राधिका जी उसे जाते हुए देख बोली, हर बार अपने गुस्से और जिद में तुम सिया को नहीं झुका सकते हो। अब तुमको भी झुककर सिया को समझना होगा, ताकि तुम दोनों का रिश्ता भविष्य में और भी मजबूत हो सके। तुम जैसे भी हो, मुझे यकीन है सिया तुमको और अपने रिश्ते को अच्छे से संभाल सकती है। इतना बोल गहरी सांस लेती है। इतना बोल एक ऊपर जाती है और कुशाग्र के कमरे की तरफ देखती है, जो थोड़ा बिखरा हुआ था, और एक जगह सिया खुद पर सिमटी बैठी रो रही थी। ये सब देख राधिका जी अंदर जाती है और सिया के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बस सिया, अब रोने की जरूरत नहीं है। राधिका जी की आवाज सुन सिया अपने सर को उठाकर राधिका जी को देखती है। राधिका जी नीचे बैठ जाती है और उसके आंसू को पोंछते हुए बोली, बच्चा ऐसे नहीं रोते, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। राधिका जी की बातों को सुन सिया उनके गाले लग जाती है और बच्चे की तरह रोने लगती है। राधिका जी भी सिया को अपने सीने से चिपक लेती है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहती हैं। अब सिया काफी शांत हो चुकी थी और वो सुसूखी रही थी। राधिका जी उससे दूर होती है और इसके चेहरे को देखती है, जो रोने से लाल पड़ चुका था। उसकी आंखों में हल्की हल्की सूजन थी। राधिका बोली, बेटा ऐसे रोना अच्छी बात नहीं है, आप क्यों रो रही हो? सिया कुछ नहीं बोलती और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। राधिका जी आगे बोली, मुझे पता कुशाग्र गुस्सा होकर चला गया, आप इसलिए रो रही हो। सिया धीरे से बोली, माँ वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। इतना बोल चुप हो जाती है। राधिका जी हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, वो तुम्हारी बस नहीं, वो किसी की भी नहीं सुनता है। थोड़ा सा अड्डू खड़ूस और गुस्से वाला है। सिया हाँ में सर हिला देती है। राधिका हंस देती है और बोली, वो अब हमेशा ही ऐसा रहेगा और उससे बदलना मुश्किल है, और उसके लिए तुम खुद भी मत बदलना, क्योंकि वो इसी प्यारी सी सिया से बहुत प्यार करता है। राधिका जी बातों को सुन सिया राधिका जी को देखते हुए बोली, फिर मैं क्या करूँ माँ? राधिका जी सिया के गाल पर अपने हाथ को रखते हुए बोली, बस उसे समझने की कोशिश करो। वो दिल का बुरा नहीं, बस अपनों की इतनी ज्यादा फिक्र करता है कि उसे बर्दाश्त नहीं कि हम अपनी हिफाजत में कोई भी गलती करें। अगर ऐसी कोई गलती होती है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। उसने बहुत कुछ खोया है, तब जाकर आज वो यहाँ खड़ा है, और वो किसी भी गलती की वजह से अब कुछ भी नहीं खोना चाहता है। बस इसलिए थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर जाता है। वो मुझसे छुपाता है, पर मुझे सब पता है। सिया राधिका जी को देखते हुए बोली, आपको क्या पता है माँ?
राधिका जी, उसे यहाँ के सबसे खतरनाक बिजनेसमैन के नाम से जाना जाता है। उसे किंग के नाम से जाना जाता है। वो भी अपने पापा की तरह ही बन गया है। मैं ये सब कभी नहीं चाहती थी। किंग शब्द भले 2 शब्दों का हो, पर इसका वजन बहुत ज्यादा है। इस ताज में दूर से तो फूल और बहुत सारी पावर दिखाई देती है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये ताज फूलों का नहीं, कांटों का होता है, जो हर पल आपको चुभता है। ये पावर सिर्फ दिखवा है। एक गलती और सब कुछ खत्म। जो अपने बन के खड़े होते हैं, वही धोखा देने में पीछे नहीं जाते हैं। यहाँ हर इंसान के 2 चेहरे हैं। कब कौन अच्छे से बुरा हो जाए किसी को नहीं पता। और ऐसे हालातों में हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान से जुड़ी हो जिससे आसपास रहने वाले लोग ताक लगाए बैठे हैं। बस एक गलती और सब खत्म। इतना बोल राधिका जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया उनके आंसू को पोंछती है और बोली, माँ आप मत रोइए। राधिका खुद को नॉर्मल करती है और बोली, बेटा मैं रो रही हूँ, बस ये आंसू है जो हर वक्त किसी न किसी बहाने से बह ही जाते हैं। राधिका जी आगे बोली, बस इन लोगों से वो तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम अपनी मासूमियत में कोई ऐसी गलती कर दो जिससे आगे चलकर तुमको प्रॉब्लम हो। क्योंकि उसे पता है, उसे और बहुत से लोगों को अब पता है कि तुम कुशाग्र की कमजोरी हो, और कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तुमको नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेंगे। और इन सब में सोचकर ही अक्सर उसका गुस्सा निकाला जाता है। पर मैं चाहती हूं तुम कुशाग्र की कमजोरी नहीं, ताकत बनो। उसे तुमको प्रोटेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि तुम उसे और उसके गुस्से को संभाल उसे पहले जैसा कुशाग्र बना दो। इसके दिल में जल रही नफरत को शांत कर उसके साथ हारों को तरह जीना सिखा दो। मुझे यकीन तुम ये सब जरूर कर सकती हो, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। और एक बात की, कुशाग्र तुमसे बहुत प्यार करता। अगर तुम कोशिश करेगी तो वो तुमको जरूर समझेगा। और रही बात कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो एक बार उसके पास बैठकर उसके समाने प्यार से अपनी बातों को रखो। मुझे यकीन है वो जरूर सुनेगा। अगर फिर भी नहीं सुनता, तो तुम उसकी बीवी हो। उस हक को उस पर जताओ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलो, फिर देखना वो कैसे नहीं सुनेगा। उद्धरण चिन्ह। कभी कभी हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होती है। अगर सामने कुशाग्र जैसे खड़ूस पति हो तो लड़ना भी पड़ता है। इतना बोल सिया का नाक पकड़ हल्के से हिला देती है और मुस्कुरा देती है। सिया बोली, माँ मैं उनसे कैसे लड़ सकती हूँ? अगर वो गुस्सा हो गए तो? राधिका जी तो क्या उससे मना लेना, वो भी प्यार से वो जरूर मान जाएगा। वो मेरा बेटा है। इतना भी बेरहम नहीं कि इतनी क्यूट सी बीवी मनाए और वो ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिया राधिका जी की बातों को सुन शर्मा जाती है और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। राधिका जी बोली, बस ऐसे ही मुस्कुराया करो, और कभी भी कोई भी ऐसी बात हो जिससे तुमको संभलना मुश्किल हो तो मेरे पास आ जाना। मैं तुमको कभी भी रोने नहीं दूंगी, और हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे, भले ही सामने कुशाग्र जैसे डेविल किंग ही क्यों ना खड़ा हो। इतना बोल मुस्कुरा देती है। सिया हाँ में सिर हिला देती है। सिया बोली, माँ वो मुझसे बहुत नाराज है, अब बात भी नहीं करेंगे। राधिका जी ऐसे कैसे नहीं करेगा, उसे करना पड़ेगा। मेरी मासूम सी बेटी से ज्यादा देर तक कोई गुस्सा नहीं रह सकता है। वैसे भी कल होलिका है, और परसों होली, और इस होली में देखना सब ठीक हो जाएगा। सिया हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर राधिका जी सिया के पास बैठी रहती है, और फिर अपने कमरे में चली जाती। वही सिया अब अच्छा फील कर रही थी, और कुशाग्र को मानने के तरीके भी सोचने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ कुशा सुबह से परेशान थी। आज उसे सक्षम का बदला हुआ बिहेव अंदर आ हिलाकर रख दिया था। सुबह से कुशा जो भी बोलती वो एक बार में मान जाता है, और ना कोई नाटक और ना अपनी अकड़ दिखता था। ये सब देख कुशा कंफ्यूज होकर इधर से उधर घूम रही थी। कुशा बोली, बुखार कहीं दिमाग में असर तो नहीं कर गई, या मैंने गलत गोली दे दी? और अपने हाथ को जोते हुए बोली, भगवान जी प्लीज सब पहले जैसे ठीक कर दो, मैं उनकी अकड़ को झेल लूंगी, पर ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। इतना बोल मोबाइल में गूगल खोल बुखार से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में सर्च करने लगती है। यहाँ एक खाली विला के हॉल में बैठा कुशाग्र गुस्से में समाने आंखों में पट्टी बांधे आदमी को गुस्से से घूर रहा था। कुशाग्र एक नजर समक्ष को देखता है और बोला, पट्टी खोल दो। सक्षम हाँ में सर हिला देता है और पट्टी खोलने का इशारा करता है, तो एक गार्ड जाकर उसकी पट्टी खोल देता है। और अब अचानक पट्टी खुलने से उस आदमी को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, और अपनी आंखें बंद कर खोलता है और समाने कुशाग्र को देखता है जो अपनी गुस्से से जलती आंखों से उसी को घूर रहा था।
वो आदमी कुशाग्र को देख चौंकने की जगह मुस्कुराते हुए कुशाग्र को देखने लगता है। उसको मुस्कुराते हुए देख कुशाग्र बोला, क्या हुआ? अपनी मौत सामने देख अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा क्या? कुशाग्र की बातों को सुन वह आदमी हंसते हुए बोला, अखंड नाम है मेरा, मैं इतनी आसानी से मारने वाला नहीं हूं। और अगर तुमको मुझे मारना होता तो तुम कब का मुझे मार चुके होते। ऐसे यहां अपने सामने बैठाकर मुझे धमकी नहीं दे रहे होते। अखंड की बातों को सुन कुशाग्र हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे विला में गुंजाने लगती है। अखंड निडर होकर कुशाग्र के सामने बैठा था। इस वक्त उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। कुशाग्र शांत हो जाता है और बोला, तुमने सही कहा कुशाग्र सिंह राठौड़, इतनी आसान मौत किसी को नहीं देता है कि उसे मौत का ऐसा ही ना हो। मैं तब तक उसे तड़पता हूं जब तक वो मेरे घुटनों में बैठकर मौत की भीख न मांगे, और फिर भी मैं उसे मौत ना दूं। इतना बोल अपनी लाला आंखों से अखंड को देखता है। कुशाग्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया और अपनी फोटो को गलत तरीके से खींचकर मुझे भेजने की? अखंड कुशाग्र की बातों को सुन मुस्कुरा देता है और बोला, ओ तो कुछ फोटो को देखने के बाद कुशाग्र सिंह राठौड़ डर गया और मुझे यहाँ उठा कर ले आया धमकाने के लिए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने प्यार पर यकीन नहीं है क्या कि आपको एक कॉलेज स्टूडेंट को किडनैप करना पड़ा? इतना बोल कुशाग्र को देख मुस्कुरा देता है। अखंड के चेहरे की मुस्कुराहट देख कुशाग्र बोला, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि तुम कुशाग्र सिंह राठौड़ को डरा सको। और रही बात यकीन की, अगर अपने प्यार पर यकीन नहीं होता तो तुम मेरे समाने ऐसे बोलते हुए नहीं बैठे होते। मेरे प्यार का एहसान मानो कि उसकी वजह से तुम अभी जिंदा हो, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा कि जिसे उसने सुबह मेरे खिलाफ जाकर हॉस्पिटल भेजा था वो सड़क पर मारा हुआ मिला। कुशाग्र को बातों को सुन अखंड बोला, अगर मौत का डर होता तो अपने प्यार को पाने की कोशिश नहीं करता, इसलिए मुझे मौत की धमकी देने की जरूरत नहीं है। कुशाग्र बोला, मैं और धमकी कभी किसी को देता ही नहीं हूं। मैं कहने से ज्यादा करने पर भरोसा करता हूं, इसलिए मेरी बातों को धमकी समझने की गलती मत करना। और ये जो घटिया चाले तुम जो चल रहे हो वो अभी इसी वक्त बंद कर दो, वारना। अखंड बीच में बोला, वारना क्या? और अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। अब तुम्हें जब सब पता चल ही गया तो मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैंने वो फोटो गलत तरीके से ली गई है और तुमको भेजी है, पर वो फोटो नकली नहीं है। वो सब कुछ रियल था। हम दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं, बिल्कुल एक कपल की तरह। ये सब अखंड कुशाग्र को देखते हुए बोले जा रहा था। अखंड की बातों को सुन कुशाग्र बोला, प्यार करता हूं मैं, अपनी जवान संभलाकर बात करना उसके बारे में। अखंड कुशाग्र की बातों को सुन बोला, प्यार तो मैं भी बहुत करता हूं, पर वो मुझे समझती ही नहीं। पर मैं हार नहीं मानूंगा, एक ना एक दिन मैं उसे अपना बना ही लूंगा। और तुम देखना वो खुद मेरे पास चलकर आएगी, तुमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। मैं तब तक उसका इंतजार करूंगा और उसे पाने की हर कोशिश करूंगा। अखंड की बातों को सुन कुशाग्र बोला, इतना भरोसा है खुद पर? अखंड बोला, खुद पर नहीं, अपने प्यार पर। कुशाग्र अखंड को देख मुस्कुरा देता है और बोला, क्यों ना तुम्हारे प्यार का एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए। वो क्या है ना, पहली बार मैंने अपने समाने किसी बंदे को इतने कॉन्फिडेंस से बात करते देख रहा हूं। तुम्हारे कॉन्फिडेंट को देख मुझे तुमको एक मौका देने का दिल कर रहा है। कुशाग्र की बातों को सुन अखंड बोला, पर मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये आप मौका आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा और आप पछताएंगे कि आपने ये मौका मुझे क्यों दिया। इतना बोल कुशाग्र को देख मुस्कुरा देता है। अखंड की बातों को सुन कुशाग्र बोला, ओ इतना यकीन है खुद पर तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम सिया का दिल जीतना चाहते हो तो जीत सकते हो। बस एक बात याद रखना, अपनी हद में रहकर। जिस दिन तुमने अपनी हद पार की उसे दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इतना बोल सक्षम को देखता है और बोला, इसके हाथ पैर खोल दो और इसे इसके घर छोड़कर आओ। सक्षम, ओके सर। इतना बोल गार्ड को अखंड के हाथ पैर खोलने का इशारा करता है और दो गार्ड अखंड के दोनों बाजू को पकड़ते हुए उसे उठाकर खड़े कर देते हैं। हाथों को खुलते ही अखंड अपने हाथों को सहलाते हुए कुशाग्र को देखा है और मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू सर। पता नहीं पर आज आपके लिए दिल में रिस्पेक्ट बढ़ गई। और एक बात, बहुत जल्दी आपका और मेरा सामना होगा और मेरा वादा है आप उस दिन मुझे आज ये मौका देने के लिए बहुत पछताएंगे। इतना बोल सभी को एक नजर देखता है और वहां से चला जाता है। कुशाग्र अखंड को जाते हुए देख मुस्कुरा देता है। सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, सर आपने ये जो भी अभी किया है वो सब सही नहीं है। आपको नहीं लगता अगर सिया को इन सब के बारे में पता चल गया तो उसे कितना बुरा लगेगा? सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र मुस्कुरा देता है
और बोला, तो चलो तुम ही मुझे बताओ, कितना बुरा लगेगा उसे। और वो जो हर बार मेरे साथ करती है, उससे मुझे बुरा नहीं लगता। क्या बात है, आजकल तुम्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम अपना सर नीचे कर लेता है और धीरे से बोलो, सॉरी सर, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, मैं तो बस। इतना बोल सक्षम चुप हो जाता है। सक्षम को शांत खड़ा देख कुशाग्र बोला, मैंने ये जो भी किया है सिया के लिए किया है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अखंड वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसे प्यार और जबरदस्ती में अंतर नहीं पता है। और फ्री हाल सिया के लिए अभी सबसे बड़ा खतरा अखंड ही है। और मैंने उसे ये मौका देकर सिया के ऊपर से इस खतरे को हटाया है। अब वो सिया को पाने और मनाने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसके दिमाग में कोई भी गलत तरीके नहीं आएंगे। और ना ही वो किसी तरह से सिया को हट करेगा, बल्कि औरों से उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। अभी के लिए यही सही है। और मुझे सिया पर पूरा यकीन है। वैसे भी उसका इतना हैंडसम पति है, वो मेरे जैसे हैंडसम हस्बैंड को छोड़ने की बेवकूफी तो नहीं ही करेगी। उसकी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। इतना बोल स्टाइल से खड़ा होता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम अपनी नजरों को उठाकर कुशाग्र को जाते हुए देख कर बोला, ऐसे हालत में भी सर अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। यू आर टू गुड। इतना बोल मुस्कुराते हुए कुशाग्र के पीछे जाने लगता है। कुशाग्र अपनी कार में बैठ जाता है। तभी सक्षम भी ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और कर को स्टार्ट कर देता और वहां से दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कुशाग्र अपने मोबाइल को चलते हुए बोला, मुझे अखंड के बारे में सारी जानकारी चाहिए। वो कब कहां कैसे क्या करता है, और उसके जन्म से लेकर अभी तक की एक एक छोटी से छोटी जानकारी भी मुझे चाहिए। सक्षम हो जाएगा। कुशाग्र बोला, तुमको क्या लगता है अखंड कैसा इंसान है? सक्षम थोड़ी देर सोता है और बोला, एक कॉलेज स्टूडेंट जो प्यार में पड़ गया है और उसे प्यार के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। नादानी है, सही गलत का अंतर नहीं पता। कुशाग्र शांत बैठा सक्षम की बातों को सुन रहा था। कुशाग्र को सोचते हुए देख सक्षम शीशे से कुशाग्र को देखता है और बोला, क्या हुआ सर, आपको कोई बात परेशान कर रही है? कुशाग्र बोला, नहीं ऐसा नहीं है, पर मुझे उसकी आंखों में एक नफरत दिखाई, जैसे वो बहुत पुरानी नफरत हो। यही नफरत कभी मेरे और तुम्हारे आंखों में थी, जिसके लिए हम जल रहे थे, और आज भी वो हमें जल रही है। इतना बोल कुशाग्र शांत हो जाता है और शीशे से बाहर की तरफ देखने लगता है। सक्षम बोला, पर जरूरी नहीं हर नफरत का मकसद सही हो, कभी कभी लोग गलत मकसद से भी नफरत करते हैं। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र हल्का मुस्कुरा देता है और बोला, कभी कभी लगता है मुझे कहीं इन सब में मैं तुमको शामिल कर सही किया है या नहीं। कुशाग्र की बातों को सक्षम बोला, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे इन सब में शामिल कर गलत किया है? गलत तो मेरे साथ ही हुआ था। इतना बोल कुशाग्र की तरफ देखने लगता है। कुशाग्र बोला, अगर मैं तुमको अपने साथ शामिल नहीं करता तो तुम एक सुकून की लाइफ जीते, बस इसलिए थोड़ा सा तुम्हारे लिए बुरा लगता है। इतना बोल शांत हो जाता है। सक्षम बोला, ऐसा नहीं, मैं खुद आपके साथ मिलकर ये सब करना चाहता था, इसलिए कभी भी आप अपने मन में कोई पछतावा मत रखिएगा। मैं अपनी इस लाइफ से बहुत खुश हूं और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपनी आंखें बंद कर सीट पर सर टिका देता है। रात के 2 बजे गाड़ी घर के सामने रुकती है। सक्षम और कुशाग्र कार से उतरते हैं और अंदर आ जाते हैं। कुशाग्र और सक्षम अपने अपने रूम चले जाते हैं। सक्षम अपने कमरे में जाता है और अपनी बेड पर लेटे हुए आंखें बंद कर सो जाता है। वही कुशाग्र अपने कमरे में जाता है तो दिखाता है पूरा कमरा साफ था। सिया बेड के एक कोने पर लेटी हुई थी। वह एक नजर सिया को देखा है और बाथरूम चला जाता है। थोड़ी देर में अपने कपड़े चेंज करके आता है और अपनी सिगरेट को निकाल खिड़की के पास जाकर उसे पीने लगता है। सिगरेट को पीते हुए अपनी आंखें बंद कर सिया और उसके बीच जो भी लड़ाई हुई उन सब बातों को याद करने लगता है। सिया कर रोता हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कुशाग्र अपनी आंखें खोलता है और सिगरेट को फेंक धीरे धीरे कदमों से सिया के पास आता है और उसके चेहरे को गौर से देखा है। उसके गाल पर आंसुओं के निशान थे, जिसे देख कुशाग्र अपनी उंगलियों से उन निशानों को छूते हुए बोला, तुम्हारे लिए ये जरूरी है? ऐसे किसी पर तुम यकीन नहीं कर सकती हो। मैंने जितना सोचा था तुमको समझना उतना ही मुश्किल है, और तुम भी कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए सख्ती जरूरी है। इतना बोल सिया के पास लेट जाता है और उसके चेहरे को अपने समाने कर गौर से उसे देखने लगता है। सिया के बालों में हाथ की उंगलियों के फेरते हुए उसके चेहरे के एक टक देखे जा रहा था और हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, माँ सही कहती है,
इस दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे संभाल सकती हो। बहुत अगल है हम दोनों। तुम सिर्फ दिल ही दिल और मैं दिल और फिक्र। तुमको आग और शहद के रंग एक जैसे दिखाता है, और मैं एक जैसे दो रंग में फर्क ढूंढ लेता हूँ। तुमको खुला आसमान चाहिए और मुझे पैरों तले जमीन। बहुत अगल है हम दोनों, पर फिर भी कुछ तो है हमारे बीच जो हमें एक दूसरे से बंधे रखता है। इतना बोल सिया के माथे को चूम लेता है और उसकी बाहों में अपने सर को रख अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह सिया उठती है तो देखती है वो बेड पर अकेले थी। सिया इधर उधर देखती है, तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है जिसे सुन सिया खुश हो जाती है और जल्दी से बेड से उठकर बाथरूम के गेट के पास जाती है। और सवार की आवाज सुन सिया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी उसे सवार बंद होने का एहसास होता है। वो हड़बड़ा जाती है, जल्दी से गेट से दूर होकर कोर्ट के पास जाती है और अपने कपड़े निकलने लगती है। तभी गेट खुलता है। सिया नजारे ऊपर कर देखती है। सामान्य कुशाग्र अपने बालों को पोंछते हुए सिया की तरफ बढ़ रहा था। कुशाग्र को अपने पास आते देख सिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिनको सिया भी आसानी से सुन पा रही थी। कुशाग्र अब सिया के बेहद करीब था। कुशाग्र को शर्टलेस देख सिया शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया के पास जाता है। दोनों के चेहरे एक दूसरे से बहुत करीब थे। सिया तो अपनी सांसों को काबू कर खड़ी थी। तभी कुशाग्र अपने हाथों को आगे कर कोट से शर्ट निकाल सिया से दूर हो जाता है। कुशाग्र की भीनी भीनी महक से सिया अपनी जगह में जमसी जाती है। वही कुशाग्र अपनी शर्ट को पहनता है और सिया को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। सिया कुशाग्र के ऐसा करने से थोड़ा शॉक्ड थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कुशाग्र उसे इग्नोर कर चला गया। सिया बोली, ये तो सच में बहुत नाराज है। अब मैं क्या करूं? उस बार ही कितनी मुश्किल से मनाया था, अब तो कोई आइडिया ही नहीं है। कुशा से पूछती हूँ। इतना बोल जल्दी से बाथरूम चली जाती है। वही कुशाग्र सिया के चेहरे को याद कर हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, सिया कुशाग्र सिंह राठौड़, अब तुमको पता चलेगा तड़प क्या होती है। इतनी आसानी से मैं तुमको माफ करने वाला नहीं हूँ। इतना बोल नीचे चला जाता है। थोड़ी देर में सिया तैयार होकर नीचे आती है तो देखी है सक्षम और कुशल अपनी कॉफी पी रहे थे और नाश्ता कर रहे थे। तानिया तो चोरी चोरी सक्षम को देख रही थी। वही कुशा और राधिका जी सलोनी और गुजिया बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये सब देख सिया दौड़ते हुए कुशा के पास आती है और धीरे से बोली, कुशा मुझे तुमसे मदद चाहिए। कुशा, कैसी मदद? कुशा की आवाज थोड़ी तेज थी। सिया उसके होठों में उंगली रख धीरे बोलने कर इशारा करती है। कुशा सभी को एक नजर देखती है और धीरे से बोली, कैसी मदद चाहिए तुमको? सिया, ऊपर चलो बताती हूँ। कुशा, हाँ ठीक है। इतना बोल दोनों ऊपर जाने लगती है। तभी राधिका जी बोली, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? राधिका जी की बातों को सुन सिया और कुशा रुक जाती है और सिया बोली, माँ हमें जरूरी काम है, थोड़ी देर से आते हैं। राधिका जी, पर इसे बनाने में मेरी मदद कौन करेगा? सिया कुछ बोलती उससे पहले कुशा बोली, और कौन भाई और सक्षम जी आपकी मदद करेंगे। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र और सक्षम घूरकर कुशा को देखते हैं और जैसे कुछ बोलने लगाते हैं। तभी कुशा बोली, हम चलते हैं, आगे आप दोनों संभाल लीजिएगा। इतना बोल कुशा सिया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ऊपर अपने कमरे में ले जाती है। सभी उन दोनों को जाते हुए देखते रह जाते हैं। अब राधिका जी मुस्कुराते हुए सक्षम और कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र बोला, माँ मुझे अर्जेंट काम है। सक्षम, मुझे भी जाना होगा। इतना बोल दोनों जाने लगते हैं। तभी राधिका जी बेचारा सा मुंह बनाकर गाने लगती है, कोई नहीं अपना हमें मालूम नहीं है। राधिका जी के गाने को सुन दोनों रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर राधिका जी को देखते हुए बेचारा सा मुंह बना लेते हैं और दोनों एक साथ बोले, हमें क्या करना है? दोनों की बातों को सुन राधिका जी मुस्कुरा देती हैं और हमें सर हिला देती हैं। राधिका जी को हाँ करते देखा सक्षम और कुशाग्र एक दूसरे को देखते हैं और गहरी सांस लेते हैं और बोले, ओके मॉम। इतना बोल राधिका जी के पास चले जाते हैं और उनके साथ मिलकर काम करने लगते हैं। वही ये सब देख तानिया मुस्कुरा देती है। यहाँ कुशा सिया को अपने रूम ले जाती है और बोली, तो बताओ क्या बात करनी है तुमको? सिया थोड़ा नर्वस हो जाती है और कुशा का हाथ छोड़ इधर उधर घूमने लगती है। वही कुशा जाकर बेड के एक कोने में बैठ जाती है और सिया को देखने लगती है। सिया अपने नाखूनों को चबाते हुए बोली, कुशा मुझे पूछना तो है, पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कुशा सिया को देखते हुए बोली, जब इतना अजीब लग रहा तो पूछ ही क्यों रही हो? सिया अभी भी सोच ही रही थी।
तभी कुशा सिया को देख बोली, क्या यार हमें आए आधे घंटे हो गए और अभी भी सोच ही रही हो। और यहाँ मैं टेंशन की बूंदी बन परेशानी के दही में मिलकर रायता बने जा रही हूँ। एक वो तानिया और समक्ष है जिन्होंने मेरी लाइफ को हॉरर और थ्रिलर बना रहे हैं, और तुम सस्पेंस बढ़ा रही हो। ये सब बोल सिया को देखती है। कुशा की बातों को सुन सिया बोली, यार तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? बैठो बैठो, मैं बताती हूँ ना। कुशा चुपचाप बैठ जाती है। सिया बोली, कुशाग्र जी मुझे थोड़ा सा नाराज हो गए और मैं उनको मनाना चाहती हूँ। तो उनको मनाने के लिए कोई अच्छा सा आइडिया बता सकती हो तुम? इतना बोल पलक झपकते हुए कुशा को देखने लगती है। सिया आगे बोली, मैं उनको मना तो लूं पर इस बार थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो गए हैं। कुशा बोली, यार तुमने अब क्या कर दिया? तुमको पता है ना भाई को मनाना कितना मुश्किल है, फिर तुम ऐसे काम करती ही क्यों हो? कुशा की बातों को सुन सिया मुंह बना लेती है और बोली, ये तुम क्या बोल रही? मैंने कुछ नहीं किया, वो तो तुम्हारे भाई जो बात बात में गुस्सा हो जाते हैं और हर बार बिना गलती के मुझे ही मानना पड़ता है। कुशा, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, बिना रीजन के गुस्सा हो ही नहीं सकते हैं। सिया कुशा को अपनी आंखें छोटी कर देखती है और बोली, क्या बात है आज तुम कुछ ज्यादा उनका साइड नहीं ले रही हो? इतना बोल गुस्से से कुशा को देखने लगती है। सिया की बातों को सुन और सिया के गुस्से में देखते हुए देख कुशा खुद को शांत करती है और बोली, सॉरी, वो आजकल सक्षम के अजीब से बिहेव की वजह से मैं कुछ भी बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, भाई को मानने के लिए तुमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जैसा बोले तुम करती जाओ, बस फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और ताली बजाते हुए बोली, क्या बात, इतना अच्छा आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? तुम्हारा जवाब नहीं। सिया के मुंह से अपनी तारीफों को सुन कुशा खुश हो जाती है और बोली, थैंक यू, मुझे पता था तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई आइडिया देता हूँ वो कमल का होता है। कुशा की बातों को सुन सिया के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वो अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, बकवास है, बहुत ज्यादा बकवास है तुम्हारा आइडिया। तुमको क्या लगता मैं उनकी बातें नहीं मनाती हूँ? तुम्हारे भाई 24 घंटों में 2400 बातें बोलते हैं, जिनको मैं सुनती हूँ और मनाती भी हूँ। हाँ, एक दो बातें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना मुंह फूला कर गुस्सा हो जाते हैं। फिर भी मैं उन्हीं को मानने के लिए ये सब कर रही हूँ, और तुम फिर भी मुझे ये सब बोल रही हो। आज तुमने साबित कर दिया, तुम कुशाग्र जी की ही बहन हो। इतना बोल मुंह बनाकर बैठ जाती है। सिया की बातों को सुन कुशा बोली, इसमें साबित क्या करना है? मैं उनकी बहन हूँ, हम दोनों का डीएनए सेम है, हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, और यहाँ तक कि हम दोनों के ममा पापा भी सेम ही है। कुशा की बातों को सुन सिया घूरकर कुशा को देखती है। सिया को ऐसे घूरते देख कुशा ने कहा, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। हर बार भाई नाराज होकर तुमको परेशान करते हैं और तुमसे दूर रहने लगते हैं। सिया हाँ में सर हिला देती है और ध्यान से कुशा को बातों को सुनने लगती है। कुशा आगे बोली, तुम एक काम करो, तुम भाई को इतना मजबूर कर दो कि वो खुद तुम्हारे पास आने के लिए बेचैन हो जाए। कुशा की बातों को सुन सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है। कुशा सिया को देखते हुए बोली, तुम समझ गई ना तुमको करना क्या है? सिया कुशा के सामने शर्माते हुए बोली, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। सिया की बातों को सुन कुशा बोली, ओ मतलब मेरे भाई रोमांटिक है और उन्होंने तुमको सब अच्छे सीखा दिया है। कुशा की बातों को सुन सिया कुछ भी नहीं बोलती है और बातों को हटाते हुए कुशा को देखकर बोली, तुम सच में कमाल हो। कुशा, वो तो मैं हूँ। इतना बोल दोनों मुस्कुरा देती है। सिया बोली, अब देखना मैं तुम्हारे भाई के साथ क्या करती हूँ। कुशा, बेस्ट ऑफ लक सिया। इतना ऐसे ही थोड़ी देर दोनों आपस में बातें करती हैं और फिर नीचे आती है तो देखती है राधिका जी के साथ मिलकर कुशाग्र, सक्षम और तानिया गुजिया और सलोनी बना रहे थे। राधिका की सलोनी के लिए मैदा बेलती है और तानिया काट रही थी। वही सक्षम गुजिया के लिए बेल रहा था और कुशाग्र सांचे के डालकर गुजिया बना रहा था। आधे से ज्यादा काम हो ही गया था, बस थोड़ा बहुत बचा था। दोनों तीनों को देख मुस्कुरा देती है। वही सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, सर जब देखो मुझ पर और दूसरों पर हुकुम चलाते रहते हैं, आज आपको क्या हुआ है? वो शैतान कुशाग्र सिंह राठौड़ कहाँ है? सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र अपने भौहें सिकोड़ते हुए बोला, मैं आरो पर राज कर सकता हूँ। ये माँ है और सिर्फ एक माँ है जिनके आगे मेरी नहीं चलती है। सक्षम कुशाग्र को देख बोला, सिया, उसके आगे भी आपकी नहीं चलती है। अगर चलती तो आप और मैं यहाँ नहीं होते। कुशाग्र बोला, ऐसा कुछ नहीं,
मैं थोड़ा सा उससे नाराज हूँ, बस इसलिए उसे कुछ नहीं बोलता हूँ, बाकी ऐसा वैसा कुछ नहीं है। सक्षम अपने हाथों को आगे करते हुए बोला, उंगलियां और पूरा हाथ दर्द करने लगा था। अगर थोड़ी देर ऐसे और मैंने और बेला तो पता नहीं ये हाथ फाइल उठाने के लिए बचेंगे भी या नहीं। हमारी ऐसी हालात को देखते हुए आपको लगता है ये नाराज होने का सही समय है? प्लीज सर, आप एक बार बोलने से हमारी मदद करने आ जाएगी। आप बोलकर तो देखिए। कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं कुशा को बुला सकता हूँ। सक्षम बेलते हुए, आप रहने ही दीजिए। कुशा से अच्छा मैं आपके साथ ही ठीक हूँ। आप काम पर फोकस कर उसे कर तो रहे हैं। आपकी बहन काम के अलावा बाकी सब करेगी। जहां माँ 1 घंटे में सारा काम कर लूंगा, आपकी बहन वही काम को करने के लिए सारा दिन लगा देगी। इसलिए आप कुशा को रहने ही दीजिए। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र बोला, तुम ठीक बोल रहे हो। वैसे भी हमें यहाँ फंसाने वाली वही है। बाकी सिया ऐसा कभी करने का सोच भी नहीं कर सकती है। वो तो बहुत ज्यादा ही मासूम है। इतना बोल हल्का सा मुस्कुरा देता है। सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, सर आप नाराज है, भूल गए क्या? सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज कर लेता है और बोला, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। तभी कुशा बोली, माँ सब बन गया। कुशा की आवाज सुन सक्षम और कुशाग्र सामने देखते हैं, जहां सिया और कुशा खड़ी होकर उन्हीं को देख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे देख दोनों चिढ़ जाते हैं। राधिका जी, हाँ सब बन गया, बस थोड़ा सा ही बचा है। कुशा, हाँ कुछ मदद करें। राधिका जी कुछ बोलती उससे पहले तानिया बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं है। तानिया की बातों को सुन सक्षम और कुशाग्र घूरकर तानिया को देखते हैं, वही राधिका जी मुस्कुरा देती है। तानिया बोली, तुम दोनों रहने दो, हमें ये सब करने में मजा आ रहा है। मैं तो और भी बनवा सकती हूँ तुम दोनों की मदद के बिना। तानिया की बातों को सुन कुशा बोली, क्या बात है, सही है, सही है, लगे रहो। वही सक्षम बेलन को कसकर पकड़े हुए धीरे से बोला, पहले मुझे लगता था इसका दिमाग खराब है, पर आज इसने साबित भी कर दिया। तभी कुशाग्र तानिया को देखते हुए बीच में बोला कि इसके पास दिमाग ही नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम कुशाग्र को देखता है। वही कुशाग्र अपनी गर्दन घुमाकर सक्षम को देखता है। दोनों एक दूसरे को देख बेचारा सा मुंह बना लेते हैं और फिर से काम को करने लगाते हैं। दोनों के चेहरे को देख सिया और कुशा एक दूसरे को देखती है और सिया धीरे से बोली, लगता है बेचारे थक गए हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। कुशा ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, दोनों ने हमें बहुत परेशान किया है, आज हमारी बारी है। और तुमने सुना तो होगा ही, बुरा ना मानो होली है। उद्धरण चिन्ह। सिया कुशा को एक नजर देखती है और सक्षम और कुशाग्र और बोली, ये सब तो ठीक है, अगर दोनों ने बुरा मान लिया तो फिर हम क्या करेंगे? वैसे भी आजकल मेरी कुंडली में शनि देव बैठे हुए हैं। अब तुम राहु और केतु को भी बुलाने की व्यवस्था कर रही हो। सोच को एक बार, बाकी तुम दोनों को अच्छे से जानती हो। कुशा सिया की बातों को सुन दोनों को देखती है। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुशा बोली, वैसे तुम ठीक ही बोल रही हो, 1.5 घंटे से दोनों काम कर रहे हैं, अब ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, चलो चलते हैं। इतना बोल दोनों समक्ष और कुशाग्र के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कुशा और सिया को अपने सामने देख दोनों गुस्से से घूरते हैं। सिया कुशाग्र को देख बोली, मैं मदद करूं? कुशाग्र तिरछी नजरों से सिया को देखता है, पर कुछ भी नहीं बोलता है। वही सिया कुशाग्र के बोलने का वेट कर रही थी। कुशा सक्षम को देख मुस्कुरा देती है, पर अपनी हंसी को छुपाते हुए बोली, मैं कर देती हूँ। सक्षम गुस्से में बेलते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं, इतना हो गया है तो आगे का भी हो जाएगा। कुशा, सोच लीजिए, अगर मैं चली गई तो दोबारा नहीं आऊंगी, और अभी माँ का भरोसा नहीं है। अभी नमकीन, रसगुल्ले और मिठाई बहुत कुछ बना है। ये सब सुन सक्षम कुशाग्र को देखता है। कुशाग्र कुशा को देखते हुए अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, तो क्या हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा, तुम जा सकती हो। इतना बोल एक नजर सिया को देखता है और बनाने लगता है। वही कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम मन में बोला, बॉस क्या जरूरत है इतना एटीट्यूड दिखाने की, मैंने जोश में बोल दिया था, आप तो होश में बात करते। इतना बोल बेचारा सा मुंह बना कर कुशाग्र को देखता है। वही कुशाग्र सभी को इग्नोर कर अपने काम को कराने लगता है। ये सब देख सिया कुछ नहीं बोलती है और कुशाग्र को देख हल्का सा मुस्कुरा देती है और कुशाग्र के हाथों से गुजिया के सांचे को लेने लगती है। कुशाग्र गुस्से से सिया को देखता है और सांचे को कसकर पकड़ लेता है। बीच में सिया की उंगलियां भी थी।
सिया कुशाग्र की आंखों में देखते हुए बोली, आप अब आराम कर लीजिए, मैं कर लूंगी। कुशाग्र घूरकर सिया को देखता है। सिया कुशाग्र को देख धीरे से बोली, छोड़ दीजिए, मैं करती हूँ। इतना बोल कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र कुछ नहीं बोलता है और सिया के हाथों को छोड़ देता है और सिया को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, सक्षम चलो यहां से। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम बोला, ओके सर। कुशाग्र वहां से जाने लगता है और सक्षम भी उसी के साथ जाने लगता है। तभी सिया बोली, सुनिए। सिया की आवाज सुन कुशाग्र रुक जाता है पर पीछे मुड़कर नहीं देखता है। सिया कुशाग्र को ऐसे देख हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, आपका मोबाइल यही है। कुशाग्र सक्षम से बोला, जाओ मोबाइल लेकर आओ। सक्षम सिया के पास जाता है और मोबाइल उठा लेता है और जाने लगते हैं। तभी सिया फिर बोली, सुनिए। सिया की आवाज सुन कुशाग्र फिर रुक जाता है और हल्का सा पीछे मुड़ घूरकर सिया को देखता है। कुशाग्र के ऐसे देखने से सिया आंखों से नीचे की तरफ इशारा करती है। कुशाग्र नीचे देखता है जहां उसकी घड़ी रखी थी। सिया धीरे से बोली, आपकी घड़ी। कुशाग्र सिया को घूरते हुए सक्षम से बोला, ले आओ। सक्षम जाकर घड़ी को लेता है। कुशाग्र जैसे जाने को मुड़ता है। तभी सिया फिर बोली, सुनिए। सिया की आवाज को सुन कुशाग्र पूरी तरह से पीछे मुड़ सिया को देखने लगता है। सिया मुस्कुरा देती है। वही सक्षम परेशान होते हुए बोला, अब क्या रह गया। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। वो मैं पूछना चाहती थी, आप चाय पिएंगे या काफी। सिया का सवाल सुन कुशाग्र चिढ़ जाता है और एक गहरी सांस लेता है और चुपचाप वहां से ऊपर की तरफ अपने कमरे में चला जाता है। वही ये सब देख सक्षम भी कुशाग्र के पीछे चला जाता है। कुशाग्र को गुस्से में जाते देख सिया और कुशा एक दूसरे को देख हंस देती है। सिया बोली, ये तो सच में अभी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे बचपन में थे। सारू। कुशा बोली, जब भाई गुस्से में और कोई उनको ऐसे परेशान करता है तो वो पूरे घर में मुंह फूलकर घुमाते रहते हैं। सिया कुशाग्र के बारे में सोच मुस्कुराते हुए बोली, जैसे भी मुझे तो बहुत पसंद है। सिया की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, एक मेरा वाला जिसे मेरे सिवा सब दिखता है। हाय मेरी फूटी किस्मत। दोनों आपस में बात कर रही थी तभी राधिका जी बोली, अगर तुम दोनों को बातें हो गई हो तो हम थोड़ा सा काम कर ले। थोड़ी देर में हमें होलिका दहन के लिए भी निकालना है। सिया बोली, सॉरी माँ, हम करते हैं। इतना बोल अब दोनों काम करने लगती है। यहाँ कुशाग्र ऊपर जाता है और गुस्से में बालकनी में बैठ जाता है। तभी सक्षम कुशाग्र का मोबाइल और घड़ी देते हुए बोला, सर आपका सामान। कुशाग्र थोड़े गुस्से में बोला, उसे पता है मैं उससे गुस्सा हूं, फिर भी वो मुझे ऐसे परेशान कर रही है। इतना बोल गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है। तभी सक्षम बोल, सर बुरा ना माने तो एक बात बोलो। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, बोलो तुम भी बोलो, आज सभी बोल रहे हैं सिर्फ मेरे अलावा। कुशाग्र को चिढ़ते हुए देखा। सक्षम बोला, अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो क्या जरूरत थी आपको गुस्सा होने की। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र उसे घूरते हुए बोला, तुमको यही बकवास बात करनी थी। सक्षम, नहीं सर, मुझे तो कुछ और बोलना था। इतना बोल आगे बोला, मैं जहां तक सिया को जानता हूं वो ऐसी नहीं थी, ये तो आपकी बहन के साथ रहने का असर हो रहा है। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई असर नहीं है, बल्कि दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम बोला, आपकी बात भी सही है, हो भी क्यों ना। एक आपकी बहन तो दूसरी आपकी बीवी, और झेलना मुझे पड़ रहा है तीनों को। हे भगवान। इतना बोल ऊपर की तरफ देखने लगता है। वही सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम हमें झेल रहे हो। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम कुशाग्र को देख अपने दांत दिखा देता है और कुशाग्र को देखता है जो उसी को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। कुशाग्र अपनी जगह में खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट की बांह को ऊपर चढ़ते हुए बोला, तो क्या बोल रहे थे तुम। कुशाग्र को ऐसे करते देख सक्षम 2 कदम पीछे जाता है और बोला, मुझे मां बुला रही है। इतना बोल बिना कुशाग्र को देखे वहां से भाग जाता है। कुशाग्र बोला, तुम्हारी तो। इतना बोला ही था कि सक्षम वहां से गायब हो चुका था। यहाँ सक्षम सीधा अपने कमरे में रुकता है और अपने सीने में हाथ रखते हुए बोला, थैंक गॉड बच गया, वरना आज तो होलिका के साथ मेरा भी दहन हो जाता। इतना बोल राहत की सांस लेता है। इस तरह अब काफी टाइम हो जाता है, शाम का समय था, सारा काम हो चुका था। राधिका जी सभी को देखती है और बोली, तुम सब ने आज मेरी बहुत मदद की, इसके लिए तुम लोग का थैंक यू।
और अब तुम लोग जाओ और तैयार हो जाओ, हम होलिका दहन देखने चलते हैं। कुशा ने खुश होकर कहा, ओके माँ, वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ। थोड़ा आराम करने के बाद ही मैं तैयार हो पाऊंगी। इतना बोल जाने लगती है। तभी राधिका जी तानिया को रोकते हुए बोली, तानिया बेटा, तुम्हारा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने एक बेटी की तरह मेरी मदद की है। मुझे तुमको ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम सच में बहुत समझदार हो। राधिका जी की बातों को सुन तानिया मुस्कुरा देती है और बोली, आंटी थैंक यू, तो मुझे आपका बोलना चाहिए। मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मैंने ये सब बहुत मिस किया। मेरे पास माँ नहीं है ना। इतना बोल इमोशनल हो जाती है और आगे बोली, इसलिए मुझे नहीं पता कि अगर मेरी माँ होती तो कैसी होती, पर आपके साथ मैंने ये पल एंजॉय किया। उसके लिए आपका थैंक यू। और आपको देखकर मुझे लगता है अगर मेरी माँ होती तो बिल्कुल आपकी तरह ही होती, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तानिया की बातों को सुन राधिका जी उसके माथे को चूम गले से लगा लेती है और बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ की ही तरह हूँ। ये सब देख खुशा मुंह बना लेती है और धीरे से सिया के कान में बोली, यार ये लड़की सच में स्मार्ट है, पहले सक्षम अब मेरी माँ। अब मुझे डर लग रहा है कहीं तुमको भी मुझसे चुरा ना ले। खुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और उसके गालों को पकड़ते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तानिया एक अच्छी लड़की है, बस थोड़ी सी नादान है, जिसे सही और गलत की समझ नहीं है। और उसके पास समझने के लिए उसकी माँ भी नहीं है, इसलिए उसने थोड़ी सी गलती कर दी और यहाँ आ गई। पर मैंने देखा है वो बहुत समझदार है। वो जहाँ से आई है वो सब बहुत अलग है, वहाँ का रहन सहन सब कुछ अलग है। फिर भी उसने यहाँ आकर हम जैसे रहते हैं वैसे रही, ना कोई अब और ना ही कोई अपनी फरमाइशें हम पर थोपी। इससे पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। और रही बात सक्षम की, हाँ कभी कभी किसी को देखकर हमें प्यार हो जाता है, पर जरूरी नहीं कि वो भी हमें प्यार करे। यही हुआ तानिया के साथ। तानिया भले ही सक्षम से प्यार करती है, पर सक्षम उससे प्यार नहीं करता। और ये बात तानिया अच्छे से जानती है। बस उसे ये बात एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और जिस दिन उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। इसलिए तुम परेशान मत हो और तानिया को थोड़ा सा वक्त दो। सिया की बातों को सुन कुशा मुंह बनाते हुए तानिया को देखती है और बोली, अच्छा ठीक है, मैं समझा गई। अब तुमको उसकी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने उसकी इतनी तारीफ सुन ली तो मुझे उससे जलन होने लगेगी। इतना बोल बेचारा मुंह बनाकर सिया को देखने लगती है। कुशा की ऐसी बातों को सुन और मुंह को देखी या मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो बेस्ट हो। तुमको किसी से जलने की जरूरत नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं। कुशा हाँ में सर हिला देती है, जैसे दोनों ऊपर जाने लगती है। तभी राधिका जी कुशा को रोकते हुए बोली, कुशा एक मिनट मेरी बात सुनो। कुशा हाँ माँ बोलिए राधिका जी, तुम तानिया को अपनी कोई एक अच्छी सी ड्रेस दे दो। राधिका जी की बातों को सुन कुशा एक नजर तानिया को देखती है और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके माँ, मैं अभी लाए। इतना बोल ऊपर चली जाती है। कुशा का ऐसा अच्छा होना तानिया को थोड़ा अजीब लगता है। वही सिया और राधिका जी कुशा को ऐसे देख खुश हो जाती है। थोड़ी देर में कुशा एक सूट लेकर नीचे आती है और तानिया के पास जाकर उसे दे देती है। तानिया सूट को देखती है और बोली, आप लोग भी सूट पहनेगी? कुशा नहीं, मैं लहंगा और सिया और माँ साड़ी पहनेंगी। तुम्हारे लिए मैं सूट इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुम्हें लहंगा और साड़ी पहनने में और उसे संभालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तुमने अभी तक इंडियन ड्रेस नहीं पहनी है और सूट में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इसलिए। कुशा की बातों को सुन तानिया अब कुछ नहीं बोलती है और उसे लेकर अपने रूम चली जाती है। वही राधिका जी भी अपने रूम चली जाती है। सिया कुशा को देख बोली, तुम तो बहुत समझदार हो। कुशा बोली, तुमने सही कहा। मैं इस वजह से तानिया से नफरत नहीं कर सकती कि वो सक्षम से प्यार करती है। प्यार कब किसे कहाँ हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। और वैसे भी हम दोनों के लड़ने से कुछ नहीं होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि सक्षम किसे प्यार करते हैं। जब तक ये पता नहीं चलता तो मुझे भी शांत रहना चाहिए। कुशा की बातों को सुन सिया बोली, ये तुमने सही कहा, चलो चलते हैं। इतना बोल दोनों अपने अपने रूम में चली जाती है। सिया अपने रूम जाती है तो देखती है कुशाग्र ब्लू जीन्स शर्ट और ब्लैक पैंट पहन शीशे के सामने अपने बालों को सेट कर रहा था। सिया कुशाग्र को देखती है और बोली, आप तैयार हो गए? कुशाग्र सिया को इग्नोर कर क्वाड से अपनी रुमाल निकलने लगता है। खुद को इग्नोर करते देख सिया अब कुछ नहीं बोलती है और अपने कपड़ों को लेकर बाथरूम चली जाती है। थोड़ी देर में साड़ी पहनकर निकलती है। सिया ने ब्लॉक वेलवेट की ब्लाउज के साथ रेड साड़ी पहने हुए बाहर आती है।
साड़ी के आंचल को समेटकर पिन लगाए हुए थी। उसकी पतली कमर हल्की हल्की दिख रही थी। कुशाग्र जो घड़ी पहन रहा था, अपने सामने सिया को देख बस उसी को देखता रह जाता है। कुशाग्र को ऐसे देखते देख सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र के पास जाती है। कुशाग्र के दिल की धड़कन तेज थी। वो बेसुध सा खड़ा था। सिया कुशाग्र की घड़ी को अपने हाथों से पकड़ते हुए अपनी धीमी आवाज में बोली, मैं पहना देती हूँ। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है और सिया को देखे जा रहा था। सिया अपनी नजरें नीचे किए हुए कुशाग्र को घड़ी पहना रही थी। कुशाग्र की नजरें सिया के चेहरे पर थी। उसके गुलाबी होठों को देख कुशाग्र का गला सूखने लगा। अंदर से एक तड़प उठी जिसे महसूस कर कुशाग्र अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। सिया उसके बहुत पास खड़ी थी, जिससे सिया की खुशबू उसे महसूस हो रही थी। कुशाग्र अपनी आंखें खोल अपने हाथ को अपनी तरफ खींचते हुए एक पल में सिया से दूर हो जाता है। कुशाग्र के अचानक दूर जाने से सिया कुशाग्र को देखते हुए धीरे से बोली, क्या हुआ? अभी भी घड़ी बंद नहीं हुई है। दीजिए मैं कर देती हूँ। इतना बोल एक कदम कुशाग्र के पास जाती है, तभी कुशाग्र 2 कदम पीछे जाते हुए अपने हाथ को दिखाते हुए सिया को रुकने का इशारा करता है। कुशाग्र की हालत देख सिया को हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को छुपाते हुए बोली, क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र अपने माथे को छूता है, जहां पसीने की कुछ बूंदें थी। कुशाग्र अपनी घड़ी को जेब में डाल लेता है और अपनी रुमाल को निकाल अपना पसीना पोंछता है और गुस्से से सिया को देखता है, जो अभी भी प्यार से उसी को ही देख रही थी। ये सब देख कुशाग्र अपनी उंगली सिया को दिखता है। सिया बोली, क्या हुआ? आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, मैं सुन रही हूँ। इतना बोल अपनी पलकें झपकते हुए कुशाग्र के बोलने का वेट करने लगती है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र अपनी उंगली को हटा लेता है और दांतों को पीसते हुए अपनी मुट्ठी बांध लेता है। सिया कुशाग्र को गौर से देख रही थी। कुशाग्र बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और जाते हुए गेट को तेज से बंद करता है, जिससे जोर की आवाज आती है, जिसे सुन सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें खोल गेट की तरफ देखते हुए मुस्कुरा देती है और बोली, ओ माई डेविल किंग, आई एम योर क्वीन। मैं इतनी भी मासूम नहीं जितना आप मुझे समझते हैं। अब देखिए मैं कैसे आपको परेशान करती हूँ। इतना बोल तैयार होने लगती है। यहाँ कुशाग्र गुस्से में नीचे जाता है तो देखता है सक्षम फोन पर किसी से बातें कर रहा था। कुशाग्र को गुस्से में आते देख फोन को रख देता है। कुशाग्र जाकर सोफे में बैठ जाता है। वही सक्षम कुशाग्र के पास आता है और बोला, सर आप ठीक तो है ना? आप इतने गुस्से में क्यों है? कुछ हुआ है? सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र बोला, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। आज पता नहीं सिया को क्या हुआ है, अजीब ही बिहेव कर रही है। एक तो उसकी गलती थी और अपनी गलती मान मुझसे सॉरी बोलने की वजह पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रही है। इतना बोल अपनी मुट्ठी बांध लेता है। कुशाग्र की बातों को सुन और उसे गुस्से में देख सक्षम बोला, कैसी हरकतें सर? कुशाग्र बोला, तुमको पता है उसने अभी मेरे साथ क्या किया? सक्षम कुशाग्र की बातों को ध्यान से सुनते हुए बोला, क्या किया सिया ने? सक्षम के सवाल को सुन कुशाग्र बोला, उसने। इतना बोल रुक जाता है और सिया की हरकतों के बारे में सोचने लगता है। सिया का साड़ी पहन उसके समाने आना, खुले बाल, काजल से सनी बड़ी आंखें जो बहुत ही प्यार से उसे देख रही थी। उसके गुलाबी होंठ उसे देख हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। उसकी पतली कमर जो बार बार साड़ी से बाहर आ रही थी, जिसे देख कुशाग्र की धड़कनें तेज हो जाती है। उसके होठों को देख कुशाग्र का गला सूख रहा था। ये सब सोच कुशाग्र सिया के ख्यालों में खो जाता है। तभी सक्षम थोड़ी तेज आवाज में बोला, सर क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? आप कुछ बोल रहे थे। उसने क्या सर? इतना बोल कुशाग्र को देखता है। कुशाग्र अपने सेंस में आते हुए इधर उधर देखने लगता है और खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, उसने कुछ भी नहीं किया। और ये सब मैं तुमको क्यों बताऊं? ये हम दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है, तुमको जानने की जरूरत नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम बोला, सर ये आप क्या बोल रहे? अभी तो आप कुछ और बोल रहे थे। कुशाग्र खड़ा हो जाता है और बोला, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, समझे तुम? ये 3-5 पर ध्यान देने से अच्छा अपने काम पर ध्यान दो। इतना बोल कुशाग्र वहां से बाहर चला जाता है। वही सक्षम कुशाग्र को जाते हुए देखकर बोला, सच में भलाई का जमाना ही नहीं है। इनको गुस्से में देख उसकी वजह पूछने आया, इन्होंने उल्टा मुझे ही सुना दिया। ठीक कहती हैं सिया सर, सच में अजीब है। इनके मुड़कर पता ही नहीं चलता है, कभी गुस्सा तो कभी खुश। इसने दूर रहना ही मेरे लिए ठीक है।
इतना बोल जाने लगता है तभी चूड़ी की खन खन की आवाज उसके कानों में पड़ती है, जिसे सुन वो पीछे मुड़कर देखता है। कुशा अपने लहंगे को संभलते हुए नीचे आ रही थी। कुशा को देख सक्षम वही जमसा जाता है। कुशा डार्क ग्रीन सिंपल सा लहंगा पहने हुए नीचे आती है और अपने बालों को बनाते हुए सामने खड़े सक्षम को देख हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। कुशा के मुस्कुराने से सक्षम अपने होश में आता है और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोला, तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? सक्षम का सवाल सुन कुशा थोड़ा सा परेशान होते हुए बोली, क्यों, हम सब तो बाहर जा रहे थे ना, होलिका दहन के लिए कैंसिल हो गया क्या जाना सबका? सक्षम, होलिका दहन के लिए इतना तैयार होकर कौन जाता है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, ओवर ड्रेसअप लग रहा है। सक्षम की बातों को सुन कुशा अपने कपड़ों को देख बोली, पर ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सक्षम कुशा की बातों को सुन चिढ़ते हुए बोला, मुझे तो बेकार लग रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी, इतना बोल बाहर चला जाता है। सक्षम की बातों को सुन कुशा मुंह बना लेती है और बोली, कितनी मेहनत से तैयार हुई थी और इस बंदे ने सब खराब कर दिया। इतना बोल अपने पैर पटकते हुए ऊपर चली जाती है। यहाँ सक्षम बाहर आता है और गेट के बगल में दीवार से सटा कर खड़ा हो जाता है और अपने सीने में हाथ रखते हुए बोला, हाय कितनी खूबसूरत लग रही थी। मेरी धड़कनें बेकाबू हो जाती है जब भी उसे ऐसे देखता हूँ। मुझे नहीं पसंद कि इतनी सुंदर बनकर वो बाहर जाए। अब तुमको धीरे धीरे हर चीज को मेरे मुताबिक ही करनी होगी। इतना बोल मुस्कुराते हुए वहां से अपनी कार के पास चला जाता है। थोड़ी देर में तानिया, राधिका और सिया तैयार होकर नीचे आ जाती है। कुशा को अभी भी वक्त लग रहा था। राधिका जी, आज इस लड़की को क्या हुआ है? वैसे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती थी, आज पता नहीं क्या पहन रही है। तभी कुशा आते हुए बोली, माँ आप मुझे बोल रही हैं? कुशा की बातों को सुन राधिका जी और सिया तानिया कुशा को देखते हैं, जिसने जीन्स के साथ एक सिंपल कुर्ती पहने हुई थी, बालों को खुला छोड़ रखा था। कुशा बहुत ही ज्यादा सिंपल थी। कुशा को ऐसे देख सिया बोली, हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तुमने ये क्या पहना है? कुशा मुंह बनते हुए, मुझे पता है, मेरा मन नहीं था लहंगा पहनने का, अब चलो चलते हैं। इतना बोल कुशा वहां से बाहर आ जाती है। वही सिया और राधिका जी एक दूसरे को देखती है। सिया बोली, माँ अब ये क्या है? राधिका जी, मुझे भी नहीं पता दोनों भाई बहन कब क्या करते हैं, ये तो बस वही दोनों जानते हैं। सिया राधिका जी को देखते हुए बोली, ये आपने सही कहा। तानिया दोनों को देखते हुए बोली, अब हमें चलना चाहिए। राधिका जी, हाँ चलो, और तीनों बाहर आती है। सिया, कुशाग्र और राधिका जी एक कार में थे। सक्षम, तानिया और कुशा एक कार में थे। कुशा थोड़ा उदास थी क्योंकि तानिया सक्षम के बगल में बैठी थी और इस वक्त वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। वही कुशा रोज की तरह सिंपल लग रही थी। वही सक्षम की नज़ारे तो बस कुशा पर थी। उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली स्माइल थी। हो भी क्यों ना, कुशा ने सिर्फ उसके कहने पर कपड़े चेंज कर लिए थे। वही सिया कुशाग्र को देख मुस्कुरा रही थी। वही कुशाग्र शीशे से सिया को घूरकर देख रहा था। राधिका जी खिड़की के बाहर देख रही थी। थोड़ी देर में दोनों गाड़ी एक बड़े से पंडाल में रुकती है, जो बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। हर जगह शोर हलचल मची हुई थी। लोग आपस में हंसी मजाक तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुशाग्र गाड़ी से उतरकर एक नजर हर जगह देखता है। वही सिया और राधिका जी भी कार से निकलती है। इतनी भीड़ देख सिया थोड़ा सा घबरा जाती है और 2 कदम पीछे जाती है। तभी कुशाग्र सामने की तरफ लोगों को देखते हुए सिया का हाथ पकड़ लेता है। अचानक अपने हाथ में किसी का हाथ महसूस कर सिया अपने हाथ को देखती है और इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो कसकर कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती है। वही अब कुशा, सक्षम और तानिया भी वही आ जाते हैं। अब सभी अंदर जाते हैं। वहां बहुत से लोग ऐसे थे जिनको राधिका जी, कुशाग्र, कुशा और सक्षम अच्छे से पहचानते हैं। सभी की नजरें कुशाग्र पर थी, जिसे देखना कोई मामूली बात नहीं थी। वहां खड़े हर इंसान को उसका नाम अच्छे से पता था। कुशाग्र का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं था। उसे किंग के नाम से जाना जाता था। आपने पापा के जाने के बाद उनकी पहचान को उसने अभी भी बनाए हुए है। कुशाग्र और सभी अंदर जाते हैं। कुशाग्र के हाथों में सिया का हाथ देख सभी को थोड़ा अजीब लगता है। कुशाग्र सिया को एक टेबल के पास ले जाता है और वहां बैठने का इशारा करता है। सिया बैठ जाती है। वही कुशा, राधिका और तानिया भी बैठ जाती है। कुशाग्र सक्षम के पास जाता है और उससे कुछ बातें करने लगता है। तभी वहां आनंद दादाजी, उनके साथ उनका पूरा परिवार था, जिनको देख राधिका जी खड़ी हो जाती है और दादाजी के पैरों को छूने चली जाती है।
राधिका जी के साथ सिया और कुशा भी जाती है और दादाजी के पैरों को छूती है। सिया को देख दादाजी मुस्कुरा देते हैं और बोले, खुश रहो। कुशा जैसे दादाजी के पैरों को छूने के लिए झुकती है। दादाजी कुशा को रोक देते हैं और बोले, बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है। वही दूर खड़ा कुशाग्र ये सब देख रहा था। दादाजी ने राधिका जी को देखते हुए कहा, कुशाग्र कहाँ है? राधिका जी बोली, वो वहां सक्षम के पास है। दादाजी सामने देखते हैं। कुशाग्र दादाजी को देख अपनी पीठ उनकी तरफ कर लेता है। कुशाग्र की ऐसी हरकत को देख दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, ये अभी भी मुझसे बहुत गुस्सा है। सिया बोली, गुस्सा है तो जाए माना लीजिए। आखिर पोते हैं आपके, कब तक गुस्सा रहेंगे? सिया की बातों को सुन दादाजी बोले, बहुत जिद है, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। वो तो मेरी बातों को सुनता ही नहीं है। सिया मुस्कुरा देती है और बोली, तो आप उनके दादू हैं। सोचिए आप कितने जिद्दी होंगे, और बातों को नहीं सुनते तो कुछ बोलिए ही मत, जाकर सीने से लगा लीजिए, जरूर मना जाएंगे। दादाजी कुशाग्र को देखते हुए बोले, इतना आसान नहीं है, सालों की दूरियां हैं। सिया दादाजी को देखते हुए बोली, कोशिश तो करिए, क्या पता सालों की दूरियां पल भर में मिट जाए। सिया की बातों को सुन दादाजी सिया को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए उन्हीं को देख रही थी। वही राधिका जी और कुशा घबराए हुई खड़ी थी। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, अब पता चला कुशाग्र ने तुमको क्यों चुना है, और मुझे अपने पोते की पसंद पर गर्व है। इतना बोल सिया के सर पर अपना हाथ रख देते हैं और बोले, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। इतना बोल कुशाग्र को देखते हैं और उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। दादाजी के जाते ही कुशा सिया के पास आती है और बोली, सिया ये तुमने क्या किया? तुमको पता है ना भाई को दादाजी और बाकी सब से कितनी नफरत करते हैं। सब जानते हुए तुमने ऐसा क्यों किया? अगर भाई का गुस्सा यहाँ अभी दादाजी के ऊपर फूट गया तो हम क्या करेंगे? कुशा की बातों को सुन सिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैंने जितना तुम्हारे भाई को जाना है, इतना तो पता चल गया कि वो सिर्फ गुस्सा ऊपर से करते हैं, अंदर से बहुत ही नर्म है, एक छोटे बच्चों की तरह जिन्हें प्यार और अपनेपन की जरूरत है। उनको भी लगता है कि कोई उनके पास आए और उनके सर पर हाथ रख बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इस वक्त उनको ये अपनापन सिर्फ दादाजी ही दे सकते हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा है, वो दादाजी से नाराज है, नफरत नहीं करते हैं। उनको उन पर गुस्सा कि उन्होंने उनकी मां के लिए आवाज नहीं उठाई। दादाजी को भी अपनी गलती का एहसास है और वो अब अपने पोते से माफी मांग उसे मानना चाहते हैं। और मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, जो कर रहे हैं वो दादाजी कर रहे हैं। तभी राधिका जी कुशाग्र की तरफ देखते हुए बीच में बोली, अपने रूठे शहजादे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको बहुत पहले कर देनी चाहिए। राधिका जी की बातों को सुन सिया और कुशा राधिका जी को देखती है। राधिका जी सिया को देख मुस्कुराते हुए बोली, तुमने जो किया सही किए, ये मुझे करना चाहिए था, तो शायद कुशाग्र के अंदर इतनी नफरत अपने के लिए नहीं होती। थैंक यू सिया। राधिका जी बातों को सुन सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, माँ मैं ये सब आपके लिए ही कर रही हूँ। आप चाहती हैं ना सब ठीक हो जाए, और ये बस मेरी छोटी सी कोशिश है। राधिका जी बोली, मुझे पता है तुमको इन सब में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पर मैं चाहती हूँ सिया तुम हार मत मानो और ऐसे ही अपनी छोटी छोटी कोशिश करती रहो। राधिका जी और सिया की बातों को सुन कुशा ज्यादा खुश नहीं होती है, पर वो कुछ बोलती भी नहीं है। यहाँ दादाजी कुशाग्र के पास जाते हैं और उसके कंधे में अपना हाथ रखते हैं। कुशाग्र के पीछे दादाजी को देख सक्षम चुप हो जाता है, वही अपने कंधे पर किसी का हाथ देख कुशाग्र पीछे मुड़कर देखता है। सामने दादाजी खड़े थे जो उसे ही देख रहे थे। कुशाग्र दादाजी को घूरते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, दादाजी उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोले, कैसे हो बेटा? दादाजी के ऐसा करने से कुशाग्र थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और शांत खड़ा था। दादाजी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वही दूर खड़े राजवीर जी ये सब देख अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं और गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोले, आखिर ये सब क्या चल रहा है? पापा उस कुशाग्र को अपने गले कैसे गला सकते हैं? वो भूल गए क्या कि यही उनसे सीधा मुंह बात भी नहीं करता है? तभी वहां निधि जी आती है और मुस्कुराते हुए बोली, वो इस घर का वारिस है। जीत की हालत खराब होने के बाद अब तो सिर्फ वही इकलौता वारिस है इस पूरे एम्पायर का। और आपको याद नहीं तो मैं बता दूं, कुशाग्र पापा का फेवरेट पोता है। वो कुछ भी करे पापा उसे माफ कर देंगे और उसे अपने पास लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
उन्होंने तो उस अनपढ़ गंवार सिया को भी अपनी पोता बहू मान लिया और माँ का पुश्तैनी हर एक पल में उसे दे दिया ताकि वो सिया के जरिए कुशाग्र को अपने पास ला सके। इतना बोल हंसने लगती है। निधि जी की बातों को सुन राजवीर जी अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं और बोले, मेरा बेटे की ये हालत करने वाला यही कुशाग्र ही है, और सब जानते हुए भी पापा उसे कैसे माफ कर सकते हैं। राजवीर जी की बातों को सुन निधि जी बोली, भाई आप भूल रहे हैं क्या, पापा कुशाग्र से बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो कुशाग्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब कुशाग्र घर छोड़कर गया था तब पापा ने सबसे बात करना ही बंद कर दिया था, और जब कई सालों सालों बाद कुशाग्र के इंडिया आने और यहाँ रहने का सुन सबसे ज्यादा वही खुश हुए थे। ये गुस्सा, ये बात बात पर कुशाग्र को डांटना, सब कुछ उससे बात करने के बहाने थे। ये सब सुन राजवीर जी की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो बोले, मेरी इतने सालों की मेहनत इन लोगों ने एक पल में बेकार कर दी। तभी रुचिता की आती है और बोली, अभी कुछ भी बेकार नहीं हुआ है। आप मत भूल, हमारे पास एक हुकुम का इक्का है जिसे हमें सही समय पर फेंकना है ताकि पापा जी और इस कुशाग्र को उनकी औकात दिखा सके। रुचिता जी की बातों को सुन निधि जी हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, क्या बात है भाभी, आपकी बातों ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। आखिर कब आएगा आपका सही वक्त, मुझे तो उसे दिन का इंतजार है जब इन सबके चेहरे के रंग को उड़ते हुए मैं देखूंगी। राजवीर जी कुशाग्र को नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोले, बहुत जल्द है, सब कुछ तैयार हो गया है, बस एक बार और सब कुछ खत्म जैसे कई साल पहले हुआ था। इतना बोल तीनों कुशाग्र की तरफ देख शातिर और खतरनाक स्माइल करते हैं। वही दादाजी कुशाग्र से दूर होते हुए मुस्कुरा देते हैं और बोले, तुमको बहुत दिनों बाद देख अच्छा लगा। कुशाग्र अभी भी शांत था। वही राधिका जी, सिया और कुशा एक टक कुशाग्र को देख रहे थे और उसके रिएक्शन का वेट कर रहे थे। कुशाग्र जैसे कुछ बोलता तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सभी लोग होलिका के पास आ जाए, थोड़ी देर में होलिका दहन होने वाला है। उसे अनाउंसमेंट को सुन सभी एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। दादाजी कुशाग्र को देख बोले, चलो मैं चलता हूं, तुम भी जल्दी से आ जाओ। इतना बोलता था जी वहां से चले जाते हैं। कुशाग्र अब कुछ भी नहीं बोलता है। वही सक्षम ये सब देख थोड़ा सा शॉक्ड था। दादाजी जाते देख और कुशाग्र को गुस्सा ना करते देख सिया और राधिका जी खुश हो जाती है। वही कुशा अजीब नजरों से कुशाग्र को देख रही थी। सिया कुशा को देख बोली, देखा कुछ भी नहीं हुआ, तुम बेकार में डर रही थी। कुशा अब कुछ नहीं बोलती है। सिया, चलो हम भी होलिका देखने चलते हैं। इतना बोल कुशा का हाथ पकड़े जाने लगती है। कुशा थोड़ी देर कंफ्यूज तो थी कि कुशाग इतना शांत कैसे हो सकता, पर वो ये सब किनारे कर होलिका दहन एंजॉय करने लगती है। कुशा हर जगह को गौर से देखती है। कुछ लड़कियां उसे देख हंसती तो कुछ उसे ही देख रही थी। सबके ऐसे देखने से कुशा खुद को देखती है और धीरे से बोली, सिया ये सब मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रही है। सिया, वो अजीब नजरों से नहीं देख रही है, तुम ही अजीब बनकर आए हो। सिंपल होना अच्छा, पर इतना भी नहीं। लहंगा ना सही कोई अच्छा सा सूट पहन लेती। ये क्या पहन कर आए हो, पहले तुम सभी को एक नजर देखो और फिर खुद को देखो। सिया की बातों को सुन कुशा वहां मौजूद हर लड़कियों को गौर से देखती है। सभी लड़कियां बहुत अच्छे से तैयार थी। हर किसी ने खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। उन सब के आगे कुशा बहुत ही ज्यादा सिंपल थी। ये सब देख वो एक नजर खुद को देखती है और गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध सक्षम की तरफ देखती है जो कुशाग्र से बातें कर रहा था। वहां मौजूद हर लड़कियों की नजर सक्षम और कुशाग्र पर थी। हो भी क्यों ना, इस वक्त वो दोनों बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। कुशाग्र आज फॉर्मल कपड़ों में था जिसमें वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, खुद तो हैंडसम बनकर आ गए और मुझे कार्टून बना दिया। इतना बोल सक्षम को घूरे जा रही थी। वही थोड़ी दूर खड़ा सक्षम कुशा को घूरते हुए देख हल्का सा मुस्कुरा देता है। सक्षम को मुस्कुराते देख कुशा का गुस्सा बढ़ जाता है। कुशा सिया को देख बोली, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल सक्षम की तरफ जाने लगती है। कुशा को अपनी तरफ आते देख सक्षम उसी को देख रहा था। तभी कुशाग्र को फोन बजता है। शोर की वजह से वो वहां से थोड़ा दूर चला जाता है। सक्षम कुशा को अपनी तरफ आते देख और उसके चेहरे में गुस्से को हल्का सा मुस्कुरा देता है। कुशा सक्षम के पास आने वाली थी, कुछ कदमों की दूरी थी। तभी उनके बीच डॉक्टर अनंत आ जाते हैं और कुशा को देख मुस्कुराते हुए बोले, हाय कुशा। अचानक अपने समाने डॉक्टर अनंत को देख कुशा ही घबरा जाती है और अपनी जगह में रुक जाती है। वही बीच में डॉक्टर अनंत के आने से सक्षम गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। सक्षम के चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं और घूरकर देखने लगता है। वही कुशा एक नजर सक्षम को देखती है जो गुस्से से देख रहा था।
सक्षम के चेहरे में गुस्सा देख कुशा को शरारत सूझी और कुशा मन में बोली, आपने मुझे परेशान किया, अब आपकी बारी। इतना बोल अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, हेलो डॉक्टर अनंत, कैसे हैं आप? कुशा की बातों को सुन डॉक्टर अनंत मुस्कुरा देते हैं और बोले, मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं अब आपकी तबीयत कैसी है? उस दिन दवाइयां पूछने के बाद आप तो हमें भूल ही गई। कुशा हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप कोई भूलने वाली चीज तो नहीं है। इतना बोल सक्षम को देखती है, जो अपनी जलती हुई नजरों से कुशा को देख रहा था। यहाँ दूसरी तरफ सिया अपने इधर उधर देखती है। वहां कोई नहीं था, बल्कि लोगों की भीड़ बढ़ रही थी, जिसे देख सिया घबरा जाती है और घबराहट में अपने कदम पीछे करने लगती है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गिराने लगती है। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। सिया घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। किसी के हाथ को अपने हाथ में महसूस कर सिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सामने सागर खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वही सिया उसके हाथ को पकड़ पीछे के तरफ झूल रही थी। सागर मुस्कुराते हुए सिया को देख बोला, हमारा हिसाब बराबर हुआ। सागर की बातों को सुन सिया अजीब नजरों से सागर को देखती है और बोली, हिसाब कैसा हिसाब? सागर बोला, एक बार मैंने आपको गिराया था और आज गिराने से बच लिया, तो हुआ ना हिसाब बराबर। इतना बोल मुस्कुराते हुए सिया को देखने लगता है। सिया कुछ बोल पाती तभी एक सर्द आवाज दोनों के कानों पर पड़ती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? उस आवाज को सुन सागर अपने सामने देखता है। वही सिया उस आवाज को सुन डर जाती है और डर से सागर के हाथ को छोड़ देती है और जैसे गिराने लगती है कि दो मजबूत हाथ उसकी कमर को पकड़ उसे थाम लेते हैं। सिया की पीठ उसके चेस्ट से लग जाती है। सिया अपनी तिरछी नजरों से पीछे देखी है, कुशाग्र खड़ा था जो इसको देख रहा था। कुशाग्र को घूरते देख सिया अपनी नजारे नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को सीधा करता है और सामने खड़े सागर को देखता है। सागर कुशाग्र को देखते हुए बोला, वो सिया गिर रही थी, मैं उसे गिरने से बचा रहा था, और कुछ भी गलत मत समझना। सागर की बातों को सुन कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई ट्रस्ट माई वाइफ, इसलिए तुमको कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे वो छुपा नहीं पाती है। सिया अपनी चोर नजरों से कुशाग्र को देख शर्मा जाती है। वही कुशाग्र की बातों को सुन सागर अब कुछ भी नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। कुशाग्र सिया को एक नजर भी नहीं देखता है और अपने हाथों को उसकी कमर से हटाने लगता है। तभी सिया अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ अपने कमर में रख लेती है। कुशाग्र घूरकर सिया को देखता है। सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है और धीरे से बोली, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरे साथ यही रुक जाए। सिया की बातों को कुशाग्र सुनता है, पर कुछ भी नहीं बोलता है। कुशाग्र को अभी शांत देख सिया अपने हाथ को उसके हाथों के ऊपर से हटा लेती है और चुप हो खड़ी हो जाती है। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है, जो नजारे झुका कर खड़ी थी, और उसकी कमर को पकड़ हल्के से खुद के पास खींच लेता है, जिससे सिया की पीठ कुशाग्र के चेस्ट से चिपक जाती है। दोनों के बीच हवा जाने की भी जगह नहीं थी। कुशाग्र का हाथ सिया की कमर में था, पर साड़ी की वजह से दिख नहीं रहा था। भीड़ होने से हर कोई किसी ना किसी का हाथ पकड़कर या सहारा लेकर खड़ा था, जिससे ये वहां नॉर्मल था। वहां मौजूद लोग हाई प्रोफाइल के थे, जिनके के लिए इतना पास खड़े होना कोई बड़ी बात नहीं थी। वही सिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, पर इस वक्त कुशाग्र के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। वो बहुत ज्यादा शांत था। सिया अपने हाथ से कुशाग्र के हाथों को पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े होलिका दहन को देख रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ सक्षम को ये सब देख बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी पटकों की आवाज सभी के कानों पर पड़ती है, जिससे सभी आसमान की तरफ देखने लगते हैं। कुशा और डॉक्टर अनंत एक दूसरे के पास खड़े आसमान को देखते हैं। उन दोनों एक साथ खड़े देख सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है और बिना कुछ भी कहे वहां से चला जाता है। यहाँ जैसे पटकों को फूटना बंद होता है, तभी कुशानंद के पीछे देखती है। वहां सक्षम नहीं था। सक्षम को ना देख कुशा परेशान होते हुए बोली, अब ये कहाँ चले गए? अभी तो मुझे और भी जलाना था। इतना बोल इधर उधर देखती है। सक्षम उसे कहीं भी नहीं दिखता है। तभी डॉक्टर अनंत कुछ बोलते कुशा बोली, आप यही रुकिए, मैं अभी आई। इतना बोल वहां से चली जाती है। डॉक्टर अनंत कुछ बोलते उससे पहले कुशा जा चुकी थी। कुशा इधर उधर देखते हुए सक्षम को ढूंढ रही थी, पर उसे सक्षम किसी भी जगह नहीं दिखता है। कुशा गुस्से में मुट्ठी बांध लेती है और बोली, मैं उनको परेशान करने वाली थी, पर इस बार भी उन्होंने मुझे ही कर दिया, सब एंजॉय कर रहे हैं।
और मैं सक्षम जी को ढूंढ रही हूँ। हाय मेरी किस्मत। इतना बोल बाहर की तरफ जाती है। वो आखिरी जगह थी। कुशा गाड़ियों के पास देखती है। तभी उसे एक गाड़ी से पीठ टिका कर सक्षम खड़ा हुआ दिखता है, जो हाथों के सिगरेट पीते हुए आसमान में फूटते पटाखों को देखता है। वहां पटकों की आवाज बहुत कम थी और दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। कुशा सक्षम को देखती है और उसके पास चलते हुए जाती है और बोली, आप यहाँ हैं, मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी। कुशा की बातों को सुन सक्षम अपने ध्यान में आता है और अपने सामने खड़ी कुशा को देखता है, जो उसी को देख रही थी या फिर ये कहे घूर रही थी। कुशा को देख सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी सिगरेट को अपने होठों के लगाकर पीने लगता है। कुशा सक्षम के पास आती है और इसके होठों से सिगरेट को निकाल जमीन पर फेंक देती है और कुछ भी बोले, मैं आपसे बात कर रही हूं और आप यहाँ सिगरेट पी रहे हैं। कुशा के ऐसे करने से सक्षम के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो कुशा की कमर को पकड़ अपने पास करता है और अपने दूसरे हाथ से कुशा के हाथ को मोड़ उसकी पीठ से लगा देता है और बोली, लड़कियों का बेकार में लड़ना मुझे पसंद नहीं है और ज्यादा बोलना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए अपनी लिमिट मत भूलो। सक्षम ने कुशा का हाथ कसकर दबा देता है, जिससे कुशा को जोर से दर्द होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो उसकी आंखों में मोती की तरह चमक रहे थे। कुशा आंखों में आंसुओं को लिए सक्षम को देखती है। वही सक्षम को कुशा का डॉक्टर अनंत से मुस्कुराते हुए बात करना याद आता है, जिससे उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। इस वक्त दोनों बेहद करीब थे। कुशा धीरे से बोली, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। सक्षम कुशा को बातों को इग्नोर कर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुमने मेरे लिए डॉक्टर अनंत से दवाई पूछी थी। कुशा दर्द की वजह से कुछ बोल नहीं पाती है, इसलिए अपनी आंखें बंद कर हाँ में सर हिला देती है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, जिनको देख सक्षम कुशा को छोड़ देता है। कुशा 2 कदम पीछे चली जाती है और अभी भी अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। सक्षम गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, अगली बार डॉक्टर अनंत से किसी भी तरह की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल कुशा को वही छोड़ अंदर चला जाता है। वही सक्षम के जाते ही कुशा अपनी आंखें खोल देती है और अपने हाथों को देखती है, जिसमें सक्षम की उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वहां लाल निशान पड़ गया था। कुशा नजारे उठाकर सक्षम को जाते हुए देखती है और बोली, आखिर मेरी गलती क्या थी? इतना बोल तो देती है। थोड़ी देर वही रुकने के बाद खुद को नॉर्मल कर कुशा अंदर आती है और राधिका जी के पास जाते हुए बोली, माँ हमें अब घर चलना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। राधिका जी कुशा के चेहरे को देखती है जो उतारा हुआ था। राधिका जी कुशा के चेहरे पर अपने हाथों को रखते हुए बोली, बेटा तुम ठीक हो ना? कुशा हल्का मुस्कुरा देती है और बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चलिए ना घर चलते हैं। राधिका जी, हाँ ठीक है, जाओ सिया को बता दो घर चलने के लिए। कुशा हाँ में सिर हिला देती है और सिया को इधर उधर देती है। तभी सिया उसे कुशाग्र के पास दिखती है। कुशा उनके पास जाने लगती है। सिया सामने से कुशा को आते देख जल्दी से कुशाग्र के हाथ को अपनी कमर से हटा देती है और दूर हो जाती है। सिया का अचानक दूर जाने से कुशाग्र घूरकर सिया को देखता है। कुशाग्र के ऐसे घूरने से सिया बेचारा सा मुंह बना लेती है और बोली, कुशा आ रही है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध वहां से चला जाता है। कुशाग्र को गुस्से में जाते देख सिया मुंह बनाते हुए बोली, एक तो इतनी मुश्किल से मनाया था, फिर गुस्सा हो गए, अब कैसे मनाऊं? इनको मानना कितना मुश्किल है। जब मैं गुस्सा होती हूं तो कितनी आसानी से मान जाती हूं, और ये तो सच में भोलेनाथ ही बनकर बैठे हुए हैं। इतना बोल कुछ कुशाग्र को ही देख रही थी। तभी वहां कुशा आती है और बोली, सिया चलो घर चलते हैं, माँ ने कहा है। कुशा की आवाज में भरी पान था, जिसे सिया महसूस कर लेती है और बोली, क्या हुआ कुशा, तुम ठीक तो हो ना? कुशा बोली, मैं ठीक हूँ, चलो घर चलकर बात करते हैं। सिया, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। कुशा बोली, सिया मेरी बात सुनो। सिया रुकते नहीं कुशा को देखती है और बोली, हाँ बोलो, क्या बोलना है? कुशा ने कहा, तुम सक्षम और तानिया के साथ चली जाओ, मैं भाई और माँ के साथ जा रही हूँ। कुशा की बातों को सुन सिया उसके चेहरे को देखते हुए बोली, क्यों, कुछ हुआ है क्या? फिर से सक्षम भाई और तुम्हारी लड़ाई हुई? सिया की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, हमारे बीच कभी लड़ाई होती ही नहीं थे, और रही बात सक्षम की तो सिर्फ फैसला सुनाते हैं और मैं चुपचाप उनके फैसले सुनती हूँ। इतना बोल कुशा शांत हो जाती है। सिया कुशा को देख बोली, हम घर में बात करेंगे, चलो चलाते हैं। थोड़ी देर में अब वो सब वहां से निकाल जाते हैं घर के लिए। कुशा शांत होकर पीछे बैठी थी। कुशाग्र भी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था।
राधिका जी दोनों को देखती है और बोली, क्या हुआ, आज तुम दोनों बहुत उदास हो? कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो। राधिका जी की बातों को सुन एक साथ कुशा और कुशाग्र बोले, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों को एक साथ बोलते देख राधिका जी मुस्कुरा देती हैं और बोली, कोई तो बात है जो दोनों बताना नहीं चाहते हैं, तो मैं भी फोर्स नहीं करूंगी। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी लगे कि अब सब संभलना मुश्किल है या कुछ भी तुम्हारे मुताबिक नहीं होता, तो कुछ वक्त के लिए सब कुछ वैसा ही छोड़ दो जैसा वो है। फिर देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर जबरदस्ती की तो शायद सब बिगड़ भी सकता है। इसलिए खुद को और समाने वाले को समझने का वक्त दो। इसलिए इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। क्या पता तुम अपनी कोशिशों में इतना उलझे हो कि समाने वाले की कोशिशें तुमको दिखाई ही नहीं दे रही हैं, और तुमको लगता हो कि तुम अकेले सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए अब सब कल पर छोड़ मुस्कुराओ। और वैसे भी मेरे बच्चे इतने भी कमजोर नहीं कुछ छोटी छोटी बातों से उदास हो जाए। राधिका जी की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, ये आपने सही कहा माँ, मैं आसानी से हराने वाली नहीं हूँ। यहाँ दूसरी तरफ सक्षम शांत था। तानिया थक चुकी थी, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही सिया भी थोड़ा उदास थी। सक्षम सिया को शीशे से देखते हुए बोला, सिया, तुम्हारे और कुशाग्र सर के बीच सब ठीक हो गया? सक्षम की बातों को सुन सिया थोड़ी देर चुप रहती है और सक्षम को देखती है। सिया को चुप देख सक्षम बोला, सॉरी, मैंने तुम्हारी पर्सनल बात पूछ ली। सक्षम की बातों को सुन सिया बोली, नहीं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, और ये सब मैं आपसे तो शेयर कर ही सकती हूँ। और रही बात मेरी और कुशाग्र जी की, तो हमारे बीच सब कुछ ठीक है। भी नहीं भी, वो इस बार थोड़ा सा ज्यादा मुझसे नाराज है, बात भी नहीं कर रहे। मैं मानने की कोशिश तो कर रही हूँ, पर बात बन नहीं रही है। सिया की बातों को सुन सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सर के पास जाओ और सॉरी बोल दो, वो तुमको माफ कर देंगे। सक्षम की बातों को सुन सिया बोली, आप बोल तो ठीक रहे, पर हर बार मैं अनजाने में या जानकर गलती कर ही देती हूँ, और उनका दिल दुखा देती हूँ, और जाकर सॉरी बोल देती हूँ। वो कुछ वक्त तक गुस्सा होते हैं और मुझे माफ कर देते हैं, पर इन सब से सब पहले जैसे ठीक नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे और खराब होता जाता है। और मैं ये गलती अब और नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए इस बार मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, बल्कि अपनी बातों को उनके समाने रखूंगी और उनको प्यार से मनाऊंगी। सिया की बातों को सुन सक्षम मुस्कुरा देता है और बोला, तुम्हारी यही चीज मुझे पसंद है। तुम बहुत जल्द अपनी गलती को मान उसे सुधारने की कोशिश करती हो। अगर हर कोई अपनी गलती को मना ले और उसे सुधारे तो कभी भी कोई रिश्ते खराब ना हो, और रिश्तों में कोई मनमुटाव भी ना हो। इसलिए हमेशा ऐसी ही रहना। सक्षम की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और बोली, मेरी बात छोड़िए, आप बताएं, आपकी की लाइफ में सब कैसा चल रहा है? सक्षम सिया को देखता है और बोला, पता नहीं, कुछ समझा ही नहीं आ रहा है। इतना बोल चुप हो जाता है। सक्षम को चुप देख सिया बोली, सब आपको ही पता है, और अगर समझ नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करिए। जब हम किसी उलझन में रहते हैं तो उन उलझनों से भगाने की कोशिश करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि भगाने से हम सिर्फ थक सकते हैं, ना कि उन उलझनों से बच सकते हैं। इसलिए कभी भी खुद की फीलिंग और मन की उलझनों से हमें दूर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको सुझाने की कोशिश करना चाहिए। क्या पता जहां से हम भाग रहे हैं वही हमारी मंजिल हो। इसलिए अब ये उलझनों को किनारे कर वही करिए जो आपको सही लगता है, फिर देखिए सब सही हो जाए। सिया की बातों को सुन सक्षम मुस्कुरा देता है और बोला, क्या बात है, तुम तो बहुत प्यारी बातें करती हो। सिया बोली, मेरी माँ मुझे ये सब सिखाया है, और मुझे उन पर और उनकी सीख पर पूरा यकीन है। थोड़ी देर बाद गाड़ी घर के सामने रुकती है। सिया तानिया को उठा देती है और फिर सभी अंदर आते हैं और अपने अपने रूम चले जाते हैं। वही सिया अपने रूम ना जाकर कुशा के पास चली जाती है। कुशा काफी उदास थी। सिया कुशा के पास जाती है और उसके बगल में लेट जाती है और बोली, कुशा तुम ठीक हो ना? कुशा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाकर चेंज कर लो और आराम करो। सिया बोली, नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी सी नंद का मूड ठीक नहीं है, और मैं एक अच्छी और समझदार भाभी होने के नाते मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। इतना बोल कुशा का हाथ पकड़ अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशा एक नजर सिया को देखती है और बोली, सिया, प्यार में इतना दर्द क्यों होता है? कुशा की बातों को सुन सिया हल्का मुस्कुरा देती है और उसके गालों पर अपने हाथ को रखते हुए बोली, प्यार ऐसा ही होता है, जब होता है तो दुनिया में सबसे खूबसूरत लगता है।
पर धीरे धीरे उस प्यार के लिए हमें दर्द, जलन और ऐसे कई एहसासों से गुजरना पड़ता। कभी कभी तो प्यार में लंबा इंतजार भी होता, जिसके खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। प्यार एक ऐसा रिश्ता जहां आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी और के लिए अच्छा सोचते हैं। एक ऐसा भरोसा जो आपको इतना मजबूत बना देता है कि आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। लेकिन अक्सर हम उन्हीं के आगे हार जाते हैं जिनके लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। इतना बोल सिया चुप हो जाती है। कुशा अपनी आंखें बंद करती है। उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ कुशाग्र एकटक गेट को निहार रहा था। कभी बैठा तो कभी लेट जाता था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी से इधर से उधर घूम रहा था। इस तरह काफी टाइम हो जाता है, पर सिया नहीं आती। कुशाग्र अपनी मुट्ठी को गुस्से में बांध लेता है और बोला, बहुत हुआ। उसे अच्छे से पता उसके बिना मुझे नींद नहीं आती है, फिर भी वो मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रही। उसे क्या लगता है मैं उसके लिए मारा जा रहा हूं? तो वो गलत है। कुशाग्र सिंह राठौड़ को तड़पाना और परेशान कर इतना भी आसान नहीं है। अब मैं उसे बताऊंगा कुशाग्र सिंह राठौड़ कौन है। इतना बोल अपना लैपटॉप निकल काम करने लगता है। यहाँ सिया की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चलता है। यहाँ दूसरी तरफ सक्षम को कुशा और डॉक्टर अनंत का यूं एक दूसरे से इतना घुलना मिलना पसंद नहीं आ रहा था। सक्षम बेड में उठकर बैठ जाता है और बोला, अब बहुत हुआ, मैं अब ऐसे अपनी फीलिंग से भाग नहीं सकता हूँ। मुझे कुशा को बताना होगा। उसका और डॉक्टर अनंत का यूं बार बार मिलना मुझे पसंद नहीं है। मैं कल कुशा से बात करूंगा। इस तरह सभी अपनी उलझनों में उलझे हुए थे। धीरे धीरे रात निकाल जाती है। सुबह के 6 बजे सिया की नींद खुलती है और वो उठाकर बैठी है और देखती है कि कुशा बहुत अच्छी नींद में सो रही थी। कुशा को देख सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, सोती हुई बहुत प्यारी लगती है, बिल्कुल अपने भाई की तरह। इतना बोली ही थी कि उसे कुशाग्र का ख्याल आता है। सिया जल्दी से बेड से उठ जाती है, बोली, ये शिव जी फिर एक गलती। इतना बोल दौड़ते हुए अपने रूम जाती है तो देखती है वहां कोई नहीं था। सिया रूम में हर जगह देती है, कुशाग्र कहीं भी नहीं था। सिया कल से एक ही कपड़े पहने हुई थी, इसलिए वॉशरूम जाती है और थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे जाती है और पूजा करती है। पूजा करने के बाद एक नजर कुशाग्र के जिम के गेट की तरफ देखती है, जो खुला हुआ था। सिया आरती की थाली लेकर धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र के पास जाने लगती है। सिया गेट पर रुक जाती है और देखती है कुशाग्र अंदर एक्सरसाइज कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और पसीने की बूंदें टपक रही थी। कुशाग्र को ऐसे देख सिया एक पल के लिए कुशाग्र को देखती रह जाती है। इसकी परफेक्ट बॉडी एब्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। सिया कुशाग्र को देख अपनी आंखें बंद करती है और धीरे से बोली, अंदर जाओ या नहीं? अंदर का माहौल तो बहुत ही गर्म है। बिजली कड़कने और बदल फटने की पूरी संभावना है। इतना बोल लौटने का मन बना जाने लगती है, तभी खुद को रोकते हुए बोली, अगर नहीं गई तो और भी बुरे हालात हो सकते हैं। चली ही जाती हूँ। इतना बोल एक गहरी सांस लेती है और अंदर चली जाती है। सिया के कदमों की आहट को सुन कुशाग्र एक पल रुक जाता है, फिर ये सब इग्नोर कर अपनी एक्सरसाइज करने लगता है। सिया कुशाग्र के पास जाती है और उसके पीछे खड़ी हो जाती है और धीरे से बोली, आरती ले लीजिए। सिया की इन बातों को सुन कुशाग्र अपनी मुट्ठी बांध लेता है, पर बोलता कुछ भी नहीं है और ना ही सिया की तरफ देखता है। सिया अब कुशाग्र के आगे आ जाती है और थाली आगे कर देती है। कुशाग्र घूरकर सिया को देखता है। सिया अपने दांतों की दिख देती है और बोली, आरती। कुशाग्र गुस्से से एक्सरसाइज को रोक देता है और सिया को घूरता है। सिया शांत खड़ी थी। कुशाग्र 2 कदम आगे जाता है। सिया डरकर पीछे चली जाती है। कुशाग्र हाथ आगे कर आरती ले लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी सिया आरती की थाली को पास के टेबल में रख देती है और कुशाग्र के पास जाते हुए उसकी बांह की पकड़ लेती है और बोली, मुझे आपसे कुछ बोलना है। कुशाग्र घर कर सिया को देखता है, जिससे सिया की पकड़ ढीली हो जाती है और वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और धीरे से बोली, कल के लिए मैं आपको समझा सकती हूँ। सिया की बातों को सुन कुशाग्र उसके हाथ से खुद की बांह को छुड़ा लेता है और कुछ भी बोले बिना चला जाता है। दूसरी एक्सरसाइज करने सिया कुशाग्र के पास जाती है और पास खड़ी हो जाती है, जिससे कुशाग्र को एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रही थी। सिया अपने इधर उधर देखे बिना बोली, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा सकती हूँ। सिया की एक ही बातों को सुन कुशाग्र चिढ़ जाता है, जिससे वो मशीन को छोड़ अपनी आंखें बंद कर गुस्से में सिया के हाथ को पकड़ अपने पास करते हुए अपनी गुस्से से लाल आंखों को खोल देता है। कुशाग्र की आंखों को देख सिया डर जाती है।
उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पर उसे पता था अगर वो अभी नहीं बोलेगी तो आगे भी नहीं बोल पाएगी। इसलिए वो अपने कांपते होंठ से जैसे कुछ बोलती। तभी कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम मेरा पेंशन टेस्ट कर रही हो। सिया, तुमने सही कहा, दोनों भाई बहन एक जैसे, एक है तो किसी की सुनते नहीं है, और दूसरी है कि किसी की फीलिंग के बारे में समझती नहीं है। अपना दर्द, अपना प्यार, अपनी बातें उसे सब पता है। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी बातें कभी भी नहीं पूछती है। यार, कोई कोई नहीं बता सकता है, तो समाने वाले को समझना चाहिए। सिया सक्षम को देख बोली, आप सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल मेरी तरह है। सक्षम बोला, इसलिए तो हम दोनों भाई बहन हैं। हम जैसे मासूमों को उन दोनों ने अपने प्यार में फंसाया और अब हमसे ही गुस्सा है। सिया बीच में बोली, और बोलते हैं कि हम उनकी फीलिंग को समझते नहीं हैं। ये भी कोई बात है। इस वक्त दोनों बातें कम और हंस ज्यादा रहे थे। सक्षम, कुछ भी बोलो, मिठाई बहुत अच्छी है। सिया, ये बात आपने सही कही, इतना बोल दोनों फिर हंसने लगते हैं।